Hello everyone, myself Shubham Noria welcomes you all to Vedanta Institute of Civil Services. As you all know that we have started this current affair initiative targeting upcoming prelims examination of UP as well as Bihar. इस जो पूरी सीरीज है आपका, इसमें हम आज अभी तक नेशनल करंट अफेयर्स एज वेल एज गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट कर चुके हैं. बजट का हम लोग देख रहे थे. बजट की आज ये थर्ड वीडियो है इन विच विल सी ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू बजट एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वे. ये आज का हमारा पूरा का पूरे कंपाइलेशन हम आपको लेके आए हैं, जो आपके ना ही सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट जो अपकमिंग आपका यूपीएससी मेंस है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कोट करने में ईजी करेगा, स्पेशली फॉर जीएस 3 पेपर. सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज आवर चैप्टर 2, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे हम आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ करवाएंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके यूपीएससी में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो उसको टैकल करने के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एज सच हम आपको थ्योरी यहाँ पे नहीं करेंगे, तो बहुत सारे जो आपके कंसेप्ट हैं आपके, वो आपको तमाम और वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे. सो दिस इज द स्टेटस ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया. तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक. तो दिस इज एविडेंट फ्रॉम दीज 3 रेशियोज. राइज इन CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जो कि कहीं ना कहीं आपका 16.7% हो गया है. ठीक है, एज ऑफ सितंबर 2024, विच इज वेल अबव द नॉर्म. तो अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म्स जो आपके आए, तो अबाउट आपका 9% के अराउंड आपको ये CRAR मेंटेन करके रखना है फॉर ऑल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, बट इट इज़ वेल अबव दैट 9% नॉर्म, और ये कहीं ना कहीं आपका 16.7% है आपका. ठीक है, फिर डिक्लाइन इन GNPA हुआ आपका, ग्रॉस नेशनल जो आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है आपका. लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ देखा कि दिस फिगर हैज़ बीन अराउंड 2.6% एंड दिस इज 12-year लो. ठीक है, तो 12 सालों में सबसे कम जो आपका NPA वो अभी देखने को मिला है, अराउंड 2.6%. देन राइज इन रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका इंप्रूव हुआ है. जो आपका रिटर्न था एसेट्स पे, ठीक है, तो आप एसेट पे आपने जितना पैसा लगाया उसका जो आउटकम आया वो कहीं ना कहीं आपका राइज हुआ है. देन रिटर्न ऑन इक्विटी पे आपका कहीं ना कहीं पैसा आपका आया. ठीक है, ये आपके जो फिगर्स है आपको, ये अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर IPO जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती है आपका, इन रेशियोज का वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूसेज है. सो देख लेते हैं है क्या ये चीज़ कि रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है आपकी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट. सो बेसिकली दिस इज ऑन अ राइज. जो नेट इनकम आई है आपकी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द डेप्रिसिएशन, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन कैपिटल फॉर्मेशन, उन सब चीज़ों को निकाल के जो नेट इनकम आई है आपकी वो यहाँ पर राइज पे है. ठीक है, एंड दिस इज अगेंस्ट द रेशियो ऑफ दिस एवरेज टोटल एसेट्स. नेक्स्ट आपका वही चीज़ रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, नेट इनकम है आपकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी. तो शेयर होल्डर की जो टोटल इक्विटी है उस पर आपकी नेट इनकम कितनी है वो आपके कहीं ना कहीं इस पे आती है रिटर्न ऑन इक्विटी पे. ये आपके कंसेप्ट है, आपके इकोनॉमिक्स हमने देखे ही होंगे. हमारे लिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों चीज़ों पे वी हैव इम्प्रूव्ड. दैट्स व्हाई आवर फाइनेंशियल सेक्टर या जो आपका मॉनेटरी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ है. अब ये रेशियो है आपका, इसमें ये आप लोग देख लीजिएगा. PDF विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, so do download it from there. A financial inclusion index की बात हो, this is very very important for us. From prelims point of view, this is very important because this index, first of all, you just have to remember this index has been released by RBI. RBI is the supreme governing body for monetary policy of India. ठीक है, जो monetary policy को पूरा govern करने वाली आपकी जो body है वो RBI है, जो एक index निकालती है आपका financial inclusion index कि how many people have been included फाइनेंशियली. ठीक है, कितना ज़्यादा जो बैंकिंग सर्विसेज है आपका उनका कितना ज़्यादा पेनिट्रेशन है अमंग इंडियन पॉपुलेशन, तो वो कहीं ना कहीं आपका इस चीज़ से हाईलाइट होता है. सो इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100 वेयर 0 रिप्रेजेंट कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन. ठीक है, 0 का मतलब है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है कि नो बडी इन इंडिया इज अवेलिंग सर्विसेज ऑफ बैंक्स. ठीक है, और 100 इंडिकेट करता है आपका फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि एवरीबडी हैज़ अ बैंक अकाउंट, या एवरीबडी हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू अवेल बैंकिंग सर्विसेज. सो ये आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2021. 2021 में दिस वाज अराउंड 53.9%, जो कि आपका इंप्रूव होके हो गया है 64.2% इन 2024. ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखिएगा कि इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 53.9% इन 2021 टू
64.2% in 2024. This figure is very very important. This can be directly asked in your prelims examination. UPPCS या बिहार जो BPSC का जो एग्जाम होता है आपका, वहाँ पर डायरेक्ट ही आपको फिगर आपको स्टेट मिल जाएगा, ठीक है. नोट, इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी with the number of initial public offerings IPOs increasing 6-fold between financial year 13 to financial 24. ठीक है, तो लास्ट ईयर ये चीज़ का रिकॉर्ड भी था आपका कि वी आर द मैक्सिमम, वी हैव रिलीज्ड मैक्सिमम IPOs, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज एज वेल. तो कहीं ना कहीं आपका ये चीज़ थी कि IPO जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग था, तो मोस्टली ऑल कंपनीज हैव रिलीज देयर IPOs. तो वो उसमें हमने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली. और ये कहीं ना कहीं आपका रीज़न भी था, जो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला जो चीज़ देख रहे थे, या जो FDI का वाली चीज़ देख रहे थे, उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि वी हैव रिलीज ऑल दोज IPOs इन दैट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग गेन हुआ है, इसलिए सॉरी पॉपुलैरिटी हुई है बिकॉज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बहुत ज़्यादा था. ठीक है, और ये 6-fold इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 13, मतलब सॉरी 15 फाइनेंशियल 13 से लेके फाइनेंशियल ईयर 24 तक. अब ट्रेंड की बात करूं, सो देयर इज अ राइज इन द शेयर ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट पर्सनल लोन्स इन द ओवरऑल क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द बैंक्स. तो अगर बैंक जो ओवरऑल आपका जो बैंक्स का लोन है कि किसमें कितना ज़्यादा उन्होंने लोन दिया है, सो पर्सनल जो लोन है आपका उसका सबसे ज़्यादा शेयर है. ठीक है, तो ये आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कंज्यूमर्स या पीपल हैव बोरोड लोन्स फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल रीजंस. ठीक है, पर्सनल रीजन, ये पर्सनल लोन किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है. ठीक है, हाउसिंग के लिए जैसे हाउस लोन होता है आपका, पर्सनल लोन आपका जैसे कार के लिए हो सकता है आपका, या आपने अपना जो कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अपने घर का, कुछ आपका रिवैम्प कराना है स्ट्रक्चर, तो उन सब के लिए आपका पर्सनल लोन. ये हेल्थ के लिए भी आप लोग ये ले सकते हैं. ठीक है, सो पर्सनल बेसिस पे आपका सबसे ज़्यादा लोन अमाउंट आपका इशू किया गया है बाय बैंक्स. फिर इसमें हमारा सेकंड जो ट्रेंड था हमारा, देयर हैज बीन अ राइज इन नॉन बैंक बेस्ड फाइनेंसिंग इन रिसेंट ईयर. बैंक शेयर इन द टोटल क्रेडिट हैज डिक्लाइंड. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये याद रखिएगा बिकॉज वी हैव गिवन लिबर्टी टू ऑल दीज जो न्यू बैंक्स आपके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपका, या अदर NBFCs जो है आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आपका, तो उनको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल गई है. सो पीपल आर अवेलिंग दिस लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स, क्योंकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इनके साथ कि ये एक्सेसिबल है बहुत ज़्यादा आपकी ईजिली. ठीक है, इनके रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कम है. जो आपके और भी डॉक्यूमेंटेशन की जो नीड होती है आपको टू गेट अ लोन, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ईज्ड आउट है. तो दैट इज़ वाई NBFC सेक्टर का राइज हुआ है. ठीक है, इन ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर में एंड बॉन्ड मार्केट फाइनेंसिंग में. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉन बैंक बेस्ड जो फाइनेंसिंग है आपका वो रिसेंट ईयर में ऑन अ राइज है. थर्ड जो आपका ट्रेंड है वो आपका इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी. ठीक है, ये हमने देख लिया कि IPO लिस्टिंग जो है 6 टाइम्स आपकी हुई है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 13 से 24 तक का. ठीक है, तो 6-fold इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिलीज ऑफ दिस IPO. अब इंडिया देखो, ये मैंने आपको यही चीज़ मैं बता रहा था कि इंडिया रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ IPO लिस्टिंग इन द फाइनेंशियल 24. ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड दिस रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24 दैट वी हैव रिलीज्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो ये आप ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा कंपनियों ने अपने IPO रिलीज करे हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 24 इन इंडिया. ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, द प्रपोर्शन ऑफ यंग इन्वेस्टर्स सर्ज्ड फ्रॉम 23% टू 40%. अब ये वाली चीज़ भी है, जब से आपका रिटेल का जो आपके रिटेल सेक्टर को अलाउ किया गया है इन शेयर मार्केट या ऑल इन दिस IPO सेक्टर, तो कहीं ना कहीं हमारे यंग इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. ठीक है, सो ये इसका प्रपोर्शन भी आपका बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है. ठीक है, सर्च फ्रॉम 23% टू 40% के अराउंड हो गया. आज की डेट में अगर बात करी जाए तो जो ओवरऑल मार्केट है उसमें यंग इन्वेस्टर्स आपके 40% कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. ठीक है, तो these are all the changing trends in financial sector. अब मॉनेटरी डेवलपमेंट की बात करूं, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन की बात करूं, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेसिक टारगेट है आपका वो है आपका टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ठीक है, और ये चीज़ हमें पता ही है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर दिस MPC जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है टू मेंटेन इन्फ्लेशन फ्रॉम 2 to 6% या आपको कहो ±4%. तो इसी ब्रैकेट में आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है. दैट इज़ वाई दे कीप्स ऑन चेंजिंग दिस रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इन ऑर्डर टू बूस्ट आपके प्रोडक्शन भी रहे आपका, और कहीं ना कहीं इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी.
अब इसी में देख लेते हैं तो रेपो रेट जो हमने लास्ट क्लास में भी खैर देखा, ये आपका ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है, अभी भी हमारा अकोमोडेटिव स्टांस बना हुआ है। फिर से यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, जो अप्रैल से जो हमारी साइकिल स्टार्ट होती है टिल दिसंबर, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई इन इट्स वेरियस मीटिंग डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। तो कहीं ना कहीं वो रेपो रेट जो था आपका, कहीं ना कहीं वो आपका सिमिलर रखा गया है इन द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, वो आपका अकोमोडेटिव स्टांस रहा 6.5% का। फिर आपका उसके बाद जब जैसे आपका फरवरी वाला आपका नया आपका साइकिल स्टार्ट होना जैसे जैसे करीब आएंगे, सो द रेपो रेट हैज़ बीन डिक्रीज फ्रॉम 6.5% टू 6.25%। और अभी आपकी बात करूँ तो नाउ द करंट रेट रेपो रेट जो है आपका 6% है अप्रैल 9 से। और अभी सुनने में यही आ रहा है आपका कि जो आपका नया पे कमीशन आ रहा है तो उसके बाद आपका ये और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कहीं ना कहीं आपका जो रेपो रेट है हमारा वो कम होता जा रहा है, बिकॉज नाउ वी हैव कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइम टू बूस्ट इकोनॉमी। और वो बूस्ट इकोनॉमी करने के लिए हमें वो रेपो रेट्स हमने गिराए हैं, जिससे पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मोर लोन्स आपके ले जाएंगे, सो मोर डिमांड विल बी क्रिएटेड एंड टू फुलफिल दैट इंक्रीजिंग डिमांड वी नीड टू सप्लाई मोर। और कहीं ना कहीं वो आपके वर्चुअस साइकिल फिर पूरी की पूरी इकोनॉमी की चल जाएगी। ठीक है, करंट स्टांस हमने देख लिया, अकोमोडेटिव है हमारा। ठीक है, अगर इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि व्हाट इज द करंट स्टांस ऑफ आरबीआई, तो वो अकोमोडेटिव है। ठीक है, दिस इज आवर करंट स्टांस, अकोमोडेटिव। ठीक है, अभी आरबीआई का ये हमने लास्ट टाइम में देखा था, आगे बढ़ जाते हैं। ये पॉलिसी रेट्स है, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर कि जो पॉलिसी रेपो रेट होता है 6% होता है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा रिवर्स रेपो रेट या और भी चीज़ है। बस एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो हमारा कम है, बाकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका 6.25% है, बैंक रेट 6.25% है, रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है, फिक्स्ड वाला है। ठीक है, दिस इज नॉट फ्लोटिंग, तो ये कहीं ना कहीं कम है। बाकी अगर आप देखा जाए तो रेपो रेट विल बी हायर देन आपका रिवर्स रेपो रेट विल बी हायर देन रेपो रेट, वो हमेशा रहता है। ठीक है, डिफरेंस आपको पता ही होगा इन सब चीज़ों में, नहीं पता तो आप इकोनॉमिक्स वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें एक चीज़ देख सकते हैं। अब सीआरआर का ट्रेंड देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका सीआरआर का ट्रेंड है इन इट्स दिसंबर 2024 मीटिंग, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अनाउंस्ड अ कट इन कैश रिजर्व रेशियो टू 4% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज फ्रॉम 4.5%। सो जो अर्लियर सीआरआर था हमारा, इट वाज अराउंड 4.5%, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4% इन ऑर्डर टू बूस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये आपका कम कर दिया गया है, सो दैट बैंक कैन गिव मोर लोन्स टू देयर कस्टमर्स। तो ये जैसे जैसे कम होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया है आपका, अब इन्फ्लेशन को बूस्ट करने की बारी है, सो ये सारे रेट्स कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, सो दैट मनी इज अवेलेबल या लिक्विडिटी इज अवेलेबल फॉर द बैंक्स टू गिव टू देयर कस्टमर्स, तो वो कहीं ना कहीं उसको विड्रॉ कर सकते हैं और फिर आपके साइकिल को बूस्ट करने की बात करेंगे। सो सीआरआर जो है हमारा कैश रिजर्व रेशियो वो 4% हो गया हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे आपके जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं आपके ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के, वो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप और डीपली देखेंगे क्या कैसे कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पे सिर्फ फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब द डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्यूज अराउंड 1.16 लाख करोड़ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। वही वाली चीज़ है कि दे वांट टू इन्फ्यूज। ठीक है, अब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ थी वो खत्म हो गई है एंड नाउ दे वांट टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई, सो इसलिए वो आपको 1.16 लाख करोड़ आपका लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं इन द बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व रेशियो अभी देखे जाए, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपका एक कोट किया जा सकता है या इन ऑप्शंस यू कैन फाइंड दिस थिंग कि सीआरआर जो है हमारा 4.4% के अराउंड है और एसएलआर जो है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो 18% है। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि सीआरआर कहाँ पे आपको रखना पड़ता है और एसएलआर कहाँ पे आपको स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, ये क्या आपका डिफरेंस है दोनों में, स्लाइड डिफरेंस है आपका। एक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखता है, एक बैंक खुद के पास रखता है, वो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। मनी सप्लाई की बात करूँ तो ये सारा तो आपका थ्योरी है आपका। ठीक है, कि हायर अगर आपका मनी मल्टीप्लाई अगर हायर होगा, इट इज इंडिकेटिंग दैट द बैंकिंग सिस्टम इज जनरेटिंग अ ग्रेटर मनी सप्लाई फ्रॉम द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो मतलब हायर अगर आपका मनी मल्टीप्लायर है आपका, तो उसका ये मतलब है आपका कि
आपका जो हायर नंबर ऑफ हैंड्स आर एक्सचेंज, ठीक है, मनी आपका ज़्यादा हैंड से आपका एक्सचेंज होकर गई है, तो उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं आपका मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो हायर मनी मल्टीप्लाई का मतलब मनी मल्टीप्लाई आप देख ही लेते चलिए यहाँ पे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ M3 to M0, ठीक है। तो जो M0 है आपका, उसका मतलब सॉरी M3 का जो रेशियो, M3 आपका ऊपर आएगा, M0 नीचे आएगा, और उसका जो रेशियो आता है इट विल गोइंग टू डिसाइड मनी मल्टीप्लायर। अब ट्रेंड देख लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मनी मल्टीप्लाई अगर ओवर द ईयर देखा जाए तो आफ्टर कोविड-19 भी आपका कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपका कॉन्स्टेंटली इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इट इज़ राइजिंग, ठीक है। तो ये आप ट्रेंड याद रखिएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की बात करूँ, सो पॉलिसी रेट्स सेट बाय द एमपीसी आर ट्रांसमिटेड टू द रियल इकोनॉमी थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। अब ये चीज़ है कि जो भी पॉलिसी रेट्स हैं आपको एज इट इज़, अगर एमपीसी अगर डिसाइड करता भी है तो एज इट इज़ आपके नहीं हो जाते हैं, आपके एप्लीकेबल टू ऑल दीज बैंक्स, ठीक है। सो वी नीड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज टू ट्रांसमिट दोज पॉलिसी रेट्स इनटू रियल लाइफ। तो कहीं ना कहीं वो रियल बैंकिंग सिस्टम में या जो आपके जो भी बैंकिंग ऑपरेशन है उसमें रियलिटी में वो चीज़ें पॉलिसी जो रेट्स है आपके वो आपके आ सके या हाईलाइट हो सके। सो दैट्स वाई वी नीड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब वो कौन कौन से होते हैं? द CRR एंड द SLR रिक्वायरमेंट्स इन्फ्लुएंस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है आपके, जो बैंक से आपके जो आपके लोन देते हैं, उनको कहीं ना कहीं आपके डिटरमाइन, मतलब उनका जो ऑपरेशंस है वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन होते हैं बाय CRR एंड SLR। हायर CRR होगा, लेस मनी आपका अवेलेबल है फॉर वो सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक्स का है, वो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। फिर GNPA रेशियो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, 2.6% हो गया है आपका, और ये 12 ईयर के टाइम पीरियड में सबसे लो है ये, ठीक है। अगर मैं मार्च 18 का आपका ब्रैकेट लेता हूँ तो इट वाज अराउंड 11.2%। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रॉस NPA था, देखिए अब ये ध्यान रखिएगा कि ये सारा का सारा 11 जो टोटल जो बैंक ने लोन दिया है उसके बेसिस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो मतलब सपोज इफ दे हैव लेंडेड 100 रुपीज़, सो आउट ऑफ 100 रुपीज़ 11.2 रुपीज़ इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो कहीं ना कहीं आज की डेट में वो 2.6% हो गया, ठीक है। तो 100 रुपये में से सिर्फ 2.6 रुपीज़ ही आपका GNPA है। तो ये अच्छी चीज़ है हमारी, ठीक है। अब आपको ऐसे लोग देखने को कम मिलेंगे जो ये सारा पैसा लेके भाग जाए। फॉर एग्जांपल आपके जो विजय माल्या साहब थे, आपके नीरव मोदी जी थे या मेहुल चोस्के थे, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कम देखने को मिलेंगे ऐसे लोग। अब ये रेगुलेशन की वजह से भी हुआ है या बहुत सारी और भी चीज़ें इसमें, टाइटर रेगुलेशंस है हमारे, ठीक है। फिर आपका जो कंप्लायंस लेवल है वो भी थोड़ा ईज आउट हुआ है, तो उसकी वजह से भी GNPA नीचे आया। फिर आपका जो IBC का कोड है हमारा, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का कोड है, उसने बहुत अच्छा आपका रोल प्ले किया है। फिर सरफेसी एक्ट आपका जो था वो अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो वो बहुत सारे रीजन है इसके जिसकी वजह से ये आपका जो GNPA है वो आपका कम हो गया। अब ये डायरेक्टली आप कोड भी कर सकते हैं UPPC आपके UPSC मेंस के एग्जाम में, GS3 में। CRAR देख लिया हमने, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया है, ठीक है। ये आपका राइजिंग ट्रेंड में दोनों के दोनों। क्रेडिट ग्रोथ की बात करूं, सो बैंक डिपॉजिट एंड क्रेडिट कंटिन्यूज टू एग्जिबिट डबल डिजिट ग्रोथ, ठीक है। जो जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि क्रेडिट ग्रोथ की बात करूँ ना तो बैंक में डिपॉजिट और क्रेडिट कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ में देखा गया है, ठीक है। सो 10% से ऊपर आपका होगा है। सो अक्रॉस इंडस्ट्रीज बैंक क्रेडिट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैज बीन ग्रोइंग फास्टर देन क्रेडिट डिसबर्सल टू लार्ज एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो हमारे देश में है भी यही कि आज के डेट में जो फाइनेंशियल क्रेडिट की डिमांड है, दिस विल बी क्रिएटेड बाय स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो सेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं जो MSME सेक्टर है हमारा, वो ज़्यादा आपका बैंकिंग जो क्रेडिट है उसकी डिमांड करता है एज कम्पेयर टू लार्ज कॉर्पोरेट। लार्ज कॉर्पोरेट का पहली बात तो आपके पास अदर रेवेन्यूज भी है अवेलेबल टू गेन दिस कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल दे कैन रिलीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या और भी प्रोमिसरी नोट्स वगैरह भी निकाल देते हैं, ठीक है। बट जो स्मॉल जो आपके MSME सेक्टर है उनके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दे डोंट हैव अदर रेवेन्यूज टू जनरेट फाइनेंसेस फॉर देमसेल्फ, सो दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड टेकिंग लोन्स फ्रॉम दिस बैंकिंग सिस्टम। और इसलिए ये आपका इंडस्ट्रीज में अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा आपका MSME सेक्टर्स को लोन दिए गए हैं। फिर दिसंबर 2024 का डेटा है ये, द MPC अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। तो कहीं ना कहीं now the banks can offer higher interest rate and attract more foreign inflows in India, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट की सीलिंग थी उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है फॉर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट
जो डिपॉजिट है। अगर अगर आपके फॉरेनर्स अगर आपके इंडिया में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके अगर डिपॉजिट करना चाहे तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता था, उस पर जो सीलिंग थी, उसको भी अब इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, मार्केट रेट पे लेके आया गया है, ठीक है, जिससे आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेंगे एंड दिस विल गोइंग टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्फ्लोज इन इंडिया, ठीक है। जो रेमिटेंसेज आते थे तो खैर रेमिटेंसेज आपके यूज हो जाते हैं, जो बाकी जो चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल आपके जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो आपके इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आपके कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब आपके ये से आपकी फैसिलिटीज़ आपके अवेल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन IPOs, ठीक है, फिर आपके ये जो इक्विटी मार्केट है उसमें आपके फंड्स लगाते हैं, ये बैंकिंग सिस्टम में आपका पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उस पर आपको हायर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा। फिर इन द यूनियन बजट 2025 द लोन लिमिट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर किसान, ये हमने आपके स्टार्टिंग में भी ये चीज़ देखी थी, स्कीम्स में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि नाउ वी हैव इंक्रीज द क्रेडिट लिमिट अंडर किसान क्रेडिट कार्ड फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख, तो कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो गया, 3 से आज की डेट में वो 5 लाख हो गया। हेंस मोर क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को आप ये मोर क्रेडिट देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रेडिट टू GDP रेशियो देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कुछ आपके रेशियोज है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे क्रेडिट टू GDP रेशियो कि जो टोटल जो आपका GDP बनता है उसमें क्रेडिट का कितना पार्ट है, कितना पैसा उसका हमने एज अ लोन्स आपको दिया है, तो वो चीज़ है। अब इसमें क्या गया, पॉजिटिव क्रेडिट टू GDP रेशियो मीन्स एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कर रहा पॉजिटिव है कि मोर क्रेडिट इज गिवन एंड आउट ऑफ दैट क्रेडिट वी हैव क्रिएटेड मोर प्रोडक्शन और उसकी वजह से GDP इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट बूम दिखाता है, ये एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ को आपको दर्शाता है। पहली बात तो ये चीज़ है। फिर है कि नेगेटिव का मतलब है कि देयर इज एन एम्पल रूम फॉर ग्रोथ, और नेगेटिव अगर आपका है तो क्रेडिट की और ज़रूरत है, हमें क्रेडिट ग्रोथ की और ज़रूरत है, ये लोन लेने की और ज़रूरत है। अब जैसे अगर आपका निर्मला सीतारमण जी का अगर बजट में अगर स्पीच में सुनेंगे, आप सुना होगा अगर आप लोगों ने, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि आउट ऑफ ऑल द डेवलपिंग इकोनॉमी या एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड नेशंस ऑल्सो वी आर हैविंग वेरी लो क्रेडिट टू GDP रेशियो। कहीं ना कहीं GDP का वो पार्ट जो हमने क्रेडिट लेके बनाया है वो बहुत कम है, ये क्रेडिट जो हमने लिया है वो कहीं ना कहीं बहुत कम लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमी। सो ट्रेंड की बात करूँ तो अभी तक का इट हैज़ बिन नेगेटिव इन द रिसेंट ईयर बट नाउ द गैप इज क्लोजिंग। तो अभी तक का नेगेटिव है क्योंकि हम लोग क्रेडिट ज़्यादा लेते ही नहीं थे, ठीक है। GDP का वो पार्ट जो हम क्रेडिट लेके बनाए तो वो बहुत कम था हमारा, अब कहीं ना कहीं इसको भी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं और एक गैप को क्लोज करने की बात कर रहे हैं। अब तक हमारे देश में जो ज़्यादा क्रेडिट, जो अगर फॉरेन क्रेडिट की बात करूँ ना तो वो आपका ECB चलता था आपका, ठीक है, मतलब ECB मीन्स जो आपका एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग्स है हमारी वो ज़्यादा रहती थी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बोरोइंग्स, तो उसमें कहीं ना कहीं उस गैप को भी कम करने की बात कर रहे हैं। अभी आपका ट्रेंड है ये आप लोग देख लीजिएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने देख लिया है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग यही है, 53.9 से वी हैव इंक्रीज इट टू 64.2%। अब रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, पहली बात तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से बैंक्स आर इंक्लूडेड इन दिस रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रीजनल रूरल बैंक, 1972 के आसपास ये बन रहा है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि रीजनल रूरल बैंक है हमारा जो रूरल सेक्टर को कैटर कर रहा है। देन वी हैव रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFCs, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर कैटरिंग टू द क्रेडिट नीड्स ऑफ या बैंकिंग नीड्स ऑफ रूरल पीपल। फिर NABARD भी आपका जो ओवरसी करता है द परफॉर्मेंस इन हेल्थ ऑफ द RRBs एंड RCBs, ठीक है। सो आपका जो ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं या जो रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको ओवरसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन NABARD। अब RRB की बात आपके देख लेते हैं इंडिविजुअल कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो एज ऑफ 31 मार्च 2024 देयर वर 43 RRBs स्पॉन्सर्ड बाय 12 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, विद अप्रॉक्सीमेटली 22,000 ब्रांचेस, जिसमें राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक एक आपका इंपॉर्टेंट बैंक है विच इज स्पॉन्सर्ड बाय SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये आप डायरेक्टली कोट भी कर सकते हो अपना डेटा, अभी अपकमिंग जो UPSC मेंस है आपका, ठीक है, लगभग आपके 20 दिन रह गए,
तो ये आपके पूरी पूरी इसलिए मैं आपके लिए समरी लेके आया हूँ, तो आप डायरेक्टली ये समरी यहाँ से सुन के ये चीज़ें आप लर्न करके आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। सो 31 मार्च लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक का 43 हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स थे, ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो 12 SCBs आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं और इनके कहीं ना कहीं आपके 22,000 ब्रांचेज हैं। फिर द गवर्नमेंट अप्रूव 10,890 करोड़ इन रिकैपिटलाइजेशन असिस्टेंस टू RRB, तो कहीं ना कहीं इनको रिकैपिटलाइज कर दिया है, ठीक है, इनका जो कैपिटल जो खत्म हो रहा था या आप और रीजन से, क्योंकि क्या होता है ना कि जो रीजनल रूरल बैंक्स है आपके बेसिकली दे आर टारगेटिंग रूरल फार्मर्स, ठीक है, सो दे आर फुलफिलिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स। तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपको प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि लोन वेवर वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट विल गोइंग टू अनाउंस दिस लोन वेवर, जिसकी वजह से इनका कैपिटल जो है या एसेट जो है इनका वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस लो लिक्विडिटी इन ऑल दिस बैंक, दैट्स वाई गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रिकैपिटलाइज ऑल दिस बैंक, और इसलिए आपका ये इतना 10,890 करोड़ का फंड इशू करा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, रिकैपिटलाइजेशन असिस्टेंस से क्रेडिट एक्सपेंशन विल बी देयर, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन होगा, रिडक्शन ऑफ NPAs होगा, कॉस्ट रैशनलाइजेशन होगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ये सारी चीज़ें हैं। अब 40 बैंक्स आउट ऑफ 43 आर प्रॉफिट मेकिंग। अच्छा, ये वाला डेटा भी अच्छा है, ठीक है, कि वेदर दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी बट स्टिल आउट ऑफ दिस 43 टोटल रीजनल रूरल बैंक 40 बैंक्स आर प्रॉफिटेबल, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके जो नेट प्रॉफिट है इट इज मोर देन 7,500 करोड़। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस कि आउट ऑफ टोटल 43 रीजनल रूरल बैंक्स 40 banks are profitable and they have generated net profit of around 7,500 crore। आगे चलें, CRAR इनका, अच्छा अगर रीजनल रूरल बैंक्स की बात करूं तो they have also mandated to maintain this CRAR around 14.2%, जो कि 2024 में आपका इतना था। GNPA भी इनका रिड्यूस हुआ है 6.1%, ठीक है, ये सिर्फ इन्हीं का है, ठीक है, दिस इज नॉट आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाली चीज़ नहीं है वो, उनका अगर ओवरऑल सेक्टर का देखा जाए तो 2.6% था, बट सिर्फ अगर RRB की बात करूँ तो इनका भी रिड्यूस हुआ है एंड इट इज़ अराउंड 6.1%, ठीक है, ये भी 10 ईयर लो है आपका। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, ठीक है, सो ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल IFCI है हमारा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जाए, या ICICI बैंक है हमारा, ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को आपको क्रेडिट आपके फैसिलिटी अवेल करवाता है। देन वी हैव IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, IFCL है आपका, ये लेटेस्ट बना है अभी हमारा 2006 में, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही लोन देते हैं, ये इसी के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। दीज ऑल आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर ICICI बैंक की बात करूँ, खैर वो और भी चीज़ों को लोन देता है, बट ये बनाया आपका पर्पज से क्या था कि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्रीज को आपको क्रेडिट देने का। अब देखिए जैसे IFCL है आपका 2006 में जो बना है, तो इट इज़ मैंडेटेड टू फाइनेंस ग्रीन फील्ड एज वेल एज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसका जो मैंडेटरी जो एम है उसका या जो आपका फंक्शन है वो कहीं ना कहीं टू फाइनेंस ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को ही है। फाइनेंस ऑलमोस्ट 28% ऑफ द टोटल PPP प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि इट इज़ फाइनेंसिंग अराउंड 28% ऑफ टोटल PPP प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। फंड है इसके पास, है फंडेड 31,000 किलोमीटर्स ऑफ हाईवे, ठीक है, तो PPP बेस पे बने हुए 31,000 किलोमीटर के हाईवे को इसने फाइनेंस किया है। 95 गीगावाट की इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी में फाइनेंस किया है इसने किया है। 22 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी में इसका फाइनेंस है आपका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। IDFC की बात करो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये भी आपका एक टाइप का DFI है आपका, ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फिर NABFID पहले भी देखा था इसके बारे में, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अगर आपके पास ये क्वेश्चन अगर आ जाए आपका UPSC में कि विच ऑल ऑर्गेनाइजेशन या व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसमें आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में यू कैन कोट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, NABFID आप डाल सकते हो, IDFC डाल सकते हो, IDBI डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें। अब NABFID की बात करूँ पर्टिकुलरली, सो RBI अकॉर्डेड इट एज एन
ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेटस ऑन 8 मार्च 2022, मेकिंग इट द 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अभी तक हमारे पास 4 ही थे हमारे पास ये, ठीक है। जैसे एग्जिम है हमारा जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया बैंक है, ठीक है। फिर नबार्ड है जो रूरल सेक्टर या एग्रीकल्चर को देख के लिए डेडिकेटेड है। नेशनल हाउसिंग बैंक है हमारा, हाउसिंग सेक्टर को देखता है। सिड भी है हमारा जो आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बना रखा है। तो इसी में हमारे जब 4 पहले से ही थे हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही 5th हमारा नैफबिड बन गया है, ठीक है। इन 2022 गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड दिस स्टेटस ऑफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू नैफबिड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नैफबिड को ये बना दिया है। ऑलरेडी 4 थे पहले से, अभी हमारे ये 5वां आ गया, ठीक है। और ये बनाता कौन है? RBI। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, RBI विल गोइंग टू डिक्लेयर दिस थिंग कि कौन हमारे देश में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा। तो सॉरी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ऑलरेडी है, वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको मिलेगा? तो वो ये आपका कैटेगरी डिसाइड करने की जिम्मेदारी आपकी RBI के पास है। अब व्हाट ऑल रिस्क आर एसोसिएटेड विद दिस, ये देख लेते हैं। अब एक पहली बात तो ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ जो आपके ये ऑल इंडिया वाले हैं उनको रहता है। इंटरनेट वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर ओपेक एंड डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। नहीं, एक मिनट, आपका ये गलत हो गया है। हाँ सॉरी, ये नेक्स्ट आपका है, उसका आप पहले बता दें। अब ये AI, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा आपके AI का, ठीक है, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड दिस इन देयर इकोनॉमिक सर्वे कि AI का आपका पर्टिकुलर सेक्टर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये चीज़ कर रहे हैं कि AI का यूज़ ऑफ AI का बैंकिंग में कैसा यूज़ है। तो ये भी आपके बहुत अच्छा चैप्टर था, ठीक है। इसमें से भी आपका अगर डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आ जाए तो यू कैन आंसर दिस यूजिंग दिस डेटा। सो द यूज केसेस ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग इन इंडिया क्या क्या है? पहली बात तो क्रेडिट अंडर राइटिंग के लिए यू कैन यूज, ठीक है। क्रेडिट अंडर राइटिंग मीन्स कि कितना क्रेडिट मतलब देने से पहले जो अंडर राइट करना पड़ता है किसी अंडर राइटर का यूज़ करके, वो अगर आपको वो मैन मेड होता था पहले, अब उसमें AI का यूज़ किया जा सकता है। फिर रेगुलेटरी कैपिटल प्लानिंग, तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल प्लानिंग थी वो बहुत ज़्यादा आपका डाइवर्स नहीं थी, ठीक है। फिर प्लस उसमें इतने सारे इनपुट्स होते थे, सो मैनुअली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू कैलिब्रेट ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कहीं ना कहीं AI का यू कैन यूज, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी कैपिटल प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट ये बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। बिग डेटा एनालिसिस कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी कर सकता है। फिर फ्रॉड डिटेक्शन ही कर सकता है, प्रिवेंशन कर सकता है, रिस्क असेसमेंट ही कर सकता है। जो आपका SWOT एनालिसिस है, ठीक है, तो वो SWOT जो एनालिसिस है आपका स्ट्रेंथ वीकनेस वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपका ये आपके ऑप्टिमम लेवल पे आपका AI कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। फिर प्राइसिंग मॉडल बना सकता है, चैट बॉट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जिससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा। और फ्री AI अब आपका ये है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल दैट यू कैन कोट कि इन द यूज ऑफ AI फॉर बैंकिंग, ठीक है। तो ये आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली कोट कर सकते हो फ्री AI का, ठीक है। दिस इज फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर। RBI लेके आया है, ठीक है। जस्ट हैव टू रिमेंबर कौन लेके आया है? RBI क्या है? ये RBI, ठीक है। अब रिस्क एसोसिएटेड देख लेते हैं आप इससे। अब AI का यूज तो है, बट व्हाट ऑल रिस्क आर एसोसिएटेड विद यूज ऑफ AI इन बैंकिंग, तो वो भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू प्रिवेंट या मिनिमाइज ऑल दिस रिस्क इन ऑर्डर टू रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ AI इन बैंकिंग सेक्टर। तो उस पर फोकस कर रहा है, इसलिए ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं हाईलाइट की गई है इन इकोनॉमिक सर्वे। अब रिस्क एसोसिएटेड देख लेते हैं। पहला क्या है? ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ AI है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स नेचर है, इंटरनल वर्किंग कैसी है, इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, ROP, ठीक है। बहुत सारे आपके आप देखेंगे। सो वी ह्यूमंस आर गिविंग आवर कैपेबिलिटी टू दिस AI, ठीक है। तो जो AI के जो लर्निंग मॉडल है बेसिकली दे आर लर्निंग फ्रॉम ह्यूमंस, ठीक है। वी आर गिविंग इनपुट ना, वी आर टीचिंग देम हाउ टू मेक डिसीजंस, ठीक है। वी आर टीचिंग देम हाउ टू कैलिब्रेट ऑन डिफरेंट फैक्ट्स। तो वो कैलिब्रेट करके वो फिर डिसीजन आता है।
तो कहने के वी एज ए ह्यूमन आर फीडिंग द नॉलेज दैट दिस AI इज यूजिंग। अब उसमें क्या है कि AI वो हम फीड तो कर रहे हैं, बट AI उसको कैसे प्रोसेस करता है इट विल डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर या जो भी AI है आपका वो। अब इसलिए वो एक चीज़ आपका ब्लैक बॉक्स नेचर है, ठीक है। तो उसमें इंटरनल वर्किंग कैसे, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो पूरा पूरा ओपेक है, पता नहीं कैसे ले रहा है वो डिसीजन की कैसे नहीं ले रहा है, ठीक है, कि वेदर इट इज लर्निंग फ्रॉम इट्स मास्टर और नॉट, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में अभी भी हमारे पास एप्रीहेंशन बने हुए हैं। एंड डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू, अब वो कहीं ना कहीं फिर डिफिकल्ट भी है। देन देर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब वो जो अगर आपने लिक्विडिटी मैनेजमेंट करा या आपका रेगुलेटरी जो मैनेजमेंट आप कर रहे हो, तो उस पर रेगुलेशन किस बेसिस पे कर रहे हो, वो कोई बेसिस तो है नहीं। हमने जो डेटा था वो बस फीड कर दिया, उसको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करेगा किसको नहीं करेगा वो चीज़ तो उसने देखनी नहीं है, ठीक है। तो वो कहने के लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उस चीज़ में। फिर देन देर इज ऑल्सो एसोसिएटेड साइबर रिस्क, जो साइबर फ्रॉड वाली जो चीज़ है, इट इज़ वेरी वेरी ईजी विद AI। अब AI का यूज़ अगर जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो जो आपके जो हैकर्स हैं या जो आपके साइबर फ्रॉड वाले लोग हैं वो भी करते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम भी है, आपका प्राइवेसी का इशू है आपका इसके साथ। देन लॉस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टीज है, ओवर रिलायंस ऑन AI। कहीं ना कहीं आपका अब जब AI का पे ओवर रिलायंस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन का जो टच है वो कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे करते करते के आपका मिनिमाइज होता जाएगा और लास्ट में आपका पूरा का पूरा इरेडिकेट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस वाला जो चीज़ बन रही थी या जो हम लोग विजडम पे जो जाने की सोचते हैं वो कहीं ना कहीं आपका नहीं हो पाएगा। फिर मार्केट मैनिपुलेशन, फ्रॉड, ये सब चीज़ें हमने देखा ही है। फिर थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज, तो कहीं ना कहीं अब आपने ये चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया है, ठीक है। जो पहले चीज़ें आप लोग खुद से देखते थे, नाउ यू हैव हायर्ड अ सपोर्ट स्टाफ विच इज़ डूइंग ऑल द जो आपके कॉन्ट्रैक्ट आउट वाला वर्क है, इट इज़ डूइंग ऑल दोज जॉब्स। तो उसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, तो उसको तो आपके कस्टमर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसको अपने पैसे से मतलब है और वर्क डन करके दे देता है आपको। तो कहीं ना कहीं आपका वो सारी चीज़ें आपके एसोसिएटेड रिस्क हैं विद AI वही सिमिलर चीज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ह्यूमन जो टच है, जो ह्यूमन आपका जो आपका इमोशनल जो आपका टच है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है। सो ऑल दीज रिस्क आर एसोसिएटेड एंड ऑल दीज रिस्क आर हाईलाइटेड इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ AI विद बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए IBC जो लोन के हमने जो IBC जो एक्ट किया उसकी बात ही करी थी, ठीक है। तो वो आ गया है कि हाउ एफिशिएंट या हाउ इफेक्टिव इज दिस इंसॉल्वेंसी लॉ, बिकॉज हमने देखा है ना कि GNPA जो है आपका वो 12 ईयर के सबसे ज़्यादा लो पे है, 2.6% है। तो वो क्यों हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका एफिशिएंसी बढ़ी है, ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ी है तभी हुआ है। तो वो वाली चीज़ भी आपके देखने हैं। IBC कोड जो आपका 2016 में आया था टिल सितंबर 2024, 1068 रेजोल्यूशन प्लान्स approved under the code have resulted in creditors realizing 3.6 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। तो अगर आपके पास IBC के अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी करंट अफेयर्स में देखेंगे हम ये चीज़ें, ठीक है। तो वो IBC ने 1068 रेजोल्यूशन प्लान, देखिए क्या होता है कि जैसे ही अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो या इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, तो उसके जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं कि अपना पैसा निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर एक रेजोल्यूशन प्लान लेके आया जाता है कि कैसे कुछ चीज़ों को हमने इक्विटी बना देंगे या कुछ चीज़ों कैसे रिकैपिटलाइज करेंगे। तो वो जो सारी चीज़ें होती है ना वो ये लोग करते हैं, ठीक है। IBC हमने बना रखे, इसमें आपके इंडिपेंडेंट जो आपके बॉडी है वो आपके ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती है। तो इसमें क्या हुआ है कि 1068 आपके रेजोल्यूशन प्लान लेके आए थे फॉर कंपनीज, और जिसके अंदर आपके कहीं ना कहीं रियलाइज कर पाए हैं लोग 3.6 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। क्योंकि इतना पैसे रियलाइज करके वापस क्रेडिटर को दिया है तो उनका पैसा वापस मिला है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी का अगर आपका चीज़ें डिक्लाइन हुई, प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ या कोई भी आपका ऐसा न्यूज़ आपके बाहर आई कि आप लोग इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हो या बैंक हो रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके शेयर्स गिर जाते हैं, ठीक है। तो जो बैंक का जो आपका पोटेंशियल है आपका या जो आपके एसेट का जो रियल प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ से बचने के लिए वी ब्रॉट दिस IBC लॉ 2016 में ये आया है आपका। और अब कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपके जो भी आपके मैनेजमेंट है उसको हटा के ये लोग खुद से मैनेज करते हैं और जो उसका ट्रू पोटेंशियल है, जो ट्रू एसेट की वैल्यू उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे फाइनेंशियल जो के क्रेडिटर्स है आपको उनका पैसा वापस किया जा सके और कंपनी भी चलती रहे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का ये मतलब नहीं कि कंपनी बंद कराना,
इसका मतलब है कंपनी या तो कोई और टेक ओवर करके चलाए या कुछ भी ऐसा प्लान करे, रिकैपिटलाइज करे, रीस्ट्रक्चर करे कि आपकी कंपनी एज इट इज़ बनी रहे। ठीक है, तो ये 1068 आपके रेजोल्यूशन प्लान लेके आए थे, जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने इतना पैसा आपका रियलाइज करवाया। अब आईबीसी का है क्या? द आईबीसी लेज अ टाइम लिमिट ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन फॉर क्लोजर ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए जैसे आपका कोई भी जैसे क्रेडिटर हुआ आपका, ये खुद जो बैंक का ऑपरेशन जो आपके इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, वो लोग भी अगर इसके लिए फाइल करें तो उससे वो फाइल जो आपका डेट ऑफ एडमिशन है उससे 180 डेज ये लेते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रॉड दिस रेजोल्यूशन प्लान। अब उसमें एक आपका एक्सटेंशन भी मिलता है। ठीक है, 180 डेज की तो लिमिट है। ठीक है, अगर आपका रिजॉल्व नहीं हो पा रही चीज़ें, जैसे ऐसे नहीं हो पा रही है, सो दे हैव दिस एक्सटेंशन पीरियड ऑफ अराउंड 90 डेज विद द अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड द एजुकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज NCLT, नेशनल कंपनी जो आपका कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है हमारा NCLT, उसकी आपके अप्रूवल से या जो आपके कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनी है उनके अप्रूवल से 90 डेज का एक्सटेंशन और मिल जाता है। ठीक है, सो इन टोटल दे आर हैविंग 270 डेज इन ऑर्डर टू डिसाइड फॉर आपका रेजोल्यूशन प्लान कि हाउ कंपनी शुड बी या आइदर शुड बी डिसॉल्व और शुड बी रीस्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू पे बैक ऑल द क्रेडिटर्स। अब हेंस द प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल ऑपरेशन, देखो दोनों आ गए। ठीक है, फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशन, दोनों की सहमति होनी चाहिए। द डिफॉल्टिंग कंपनी भी आपकी आ गई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आ गए आपके, और NCLT आ गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है हमारा। ठीक है, तो ये सारे चारों बंदे हैं हमारे जो एक प्रोसेस में काम करते हैं। ठीक है, कैसे एक कंपनी को रिवाइव किया जाए या जो क्रेडिटर्स का पैसा है वो वापस किया जाए। अब इसी के अंदर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी भी आपका एक चीज़ बनाते हैं, ये भी आपका देख लीजिएगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन पास करती है। मतलब ये इसका काम यही है कि गैदर करेगी इन्फॉर्मेशन, देखेगी कि कहाँ पे ये कौन सा बंदा उसको खरीद सकता है उस कंपनी को जो डिफॉल्टिंग कंपनी है, या कहाँ पे इसके पास इसने लोन ले रखा है, कितना बकाया है, कितना रिटर्न है, वो सारा ये देखते हैं। अपील का देख लीजिए, ये सिंपल आपका बनाए रखा है आईबीसी का। इनिशियल डिसीजन जो होता है आपका NCLT का होता है आपका, या DRT करती है आपका, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल करता है। ठीक है, फर्स्ट अपील भी आपकी NCLAT के पास जाएगी। ठीक है, दिस इज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है आपका, या DRT ये भी एपेलेट है आपका, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। फिर फाइनल अपील जो होती है सुप्रीम कोर्ट अच्छी है। ठीक है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ दिस NCLAT या DRT, यू कैन बाय अपील यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, फिर फाइनली डिसीजन वहाँ से आता है। पहले यहीं पे सीधा यहीं पे पहुँचता था डिसीजन, तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा डिले होता था। ठीक है, और डिले होने की वजह से प्रॉब्लम क्या रहती थी कि आपकी कंपनी की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, या जो करंट वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर जाती थी, शेयर्स गिर जाते थे, तो वो वैल्यू उतनी निकल नहीं पाती। ठीक है, नाउ दे हैव ईज्ड आउट दिस प्रोसेस, और कहीं ना कहीं इनिशियल डिसीजन पे बहुत सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। अब रिफॉर्म्स फिर भी देखिए, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस गुड थिंग्स, ठीक है, रिफॉर्म्स आर नीडेड इन आईबीसी। क्या क्या चाहिए, इशू क्या है, पहले तो देख लेते हैं। ऑल्दो आईबीसी मैंडेट्स रेजोल्यूशन विद इन 180 to 270 days, the average time taken is much longer, over 500 days in many cases. ठीक है, सो अभी भी ये प्रॉब्लम है कि डिस्पाइट ऑफ द दिस लिमिट ऑन मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड वेयर यू नीड टू ब्रिंग दिस रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपका 500 डेज के अराउंड ये टाइम खिंच जाता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि ये लोग सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स मोर प्रॉफिट। अगर आपका फाइनेंशियल सेक्टर वाले बंदे भी हैं या ऑपरेशनल टीम भी है आपका, अगर उन्होंने कोई चीज़ इन्वेस्ट करी है तो वो चाहेंगे कि उस पर आपका अच्छा रिटर्न मिले, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो आगे आपके अपील करते जाते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड एट इनिशियल फेज, नॉट एट फर्स्ट अपील पे भी नहीं होते सेटिस्फाइड, देन दे मूव टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और वहाँ के जजमेंट जब तक वहाँ तक खिंचता है तो कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं अभी भी समस्या बनी हुई है। सो सेटिंग अप डेडिकेटेड बेंचेस ऑफ NCLT या NCLAT या SC विद एडिक्वेट स्टाफिंग एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपका कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरह काम करेगा। ठीक है, कि जो आईबीसी का है जो इतना टाइम ये एवरेज टाइम खींचता है, तो उसके लिए क्या करो, आप डेडिकेटेड बेंचेस बनाओ, सुप्रीम कोर्ट के बनाओ, NCLAT के बनाओ। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आपका एक टाइमली रेजोल्यूशन हो सके, टाइमली वैल्यू को हम रिकॉग्नाइज करें और क्रेडिटर्स को उनका जो पे है कर सकें। फिर स्ट्रिक्ट टाइमलाइन कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ भी है, ये टाइमलाइन बना दो फॉर अपील्स, ये नहीं कि आप ज़्यादा लंबे समय लो अपील करने के लिए। इशू फिर अगला इशू क्या है,
COC डिसीजंस जो आपके कमिटी ऑन क्रेडिटर्स है, डिसीजंस ऑफन लैक ट्रांसपेरेंसी एंड कैन समटाइम्स फेवर बिग क्रेडिटर्स। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ भी है, ठीक है। ये तो आपकी कमिटी बनी है क्रेडिटर्स की। देखिए जैसे आपका रेजोल्यूशन प्लान के लिए फाइल करते हैं ये चीज़, तो आपके तुरंत ये आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बिग क्रेडिटर्स होता है उनका दबदबा रहता है, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर रेजोल्यूशन प्लान लाने की बात करते हैं, या वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग चीज़ें चलाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी नॉन ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वेरी ओपेक स्ट्रक्चर। तो उसको कहीं ना कहीं आपका ये इशू माना गया है इसके अंदर, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए ये लोग क्या बता रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए फॉर COC, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका कोड ऑफ कंडक्ट लेके आया जाए फॉर आपके जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, जिससे कि आपका रेजोल्यूशन जो है आपका एथिकल बेसिस पे किया जा सके, जहाँ पर कहीं ना कहीं टाइमली बेसिस पे किया जा सके। फिर ट्रेनिंग ऑफ और सर्टिफिकेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स है तो इंश्योर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। कहीं ना कहीं आपका ये भी चीज़ है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है आपके, वेदर दे आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, या आपके वो है आपके इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ है, या आपके इंडिपेंडेंट आपके प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी इन रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, सर्टिफाई करना चाहिए कि वो लोग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। फिर और इशू भी हैं इसके बाद, सम जो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं लैक एक्सपीरियंस और आर ओवर बर्डन, ठीक है। तो ये भी है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत जल्दी इनको बना दिया जाता है, या कहीं ना कहीं आपके पास और क्या प्रॉब्लम है इनके साथ कि आपके ये ओवर बर्डनड है, ठीक है। तो उस केस में क्या होना चाहिए, इनको बेटर ट्रेनिंग मिले, एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स इनके लिए डिसाइड करे जाए, ठीक है। तो अगर ये स्टैंडर्ड्स को पास करेंगे तभी उनको आपके प्रोफेशनल्स बनाया जा सके, ठीक है, नहीं तो नहीं बनाए इनको। तो ये सारी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करने की। एक क्लियरर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए इनका भी, ठीक है। तो इनका यू नीड टू गेज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये भी आपके अगर आपके अंडर ट्रेंड है, ठीक है, इफ दे आर नॉट हैविंग दैट मच कैलिबर टू रन अ कंपनी, तो उनको कहीं ना कहीं नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए ये परफॉर्मेंस आपका होलिस्टिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए। फिर अगला इशू जो है इनके साथ है, मैनी रेजोल्यूशन प्लान्स रिजल्ट इन अ हेयर कट ऑफ 70 to 80% रेजिंग कंसर्न। अभी बहुत सारे जो रेजोल्यूशन प्लान होता है उसमें आपका हेयर कट हो जाता है 70 to 80% का, मतलब जितना जो पैसा था आपका उसका 70 से 80% तो कहीं ना कहीं काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये हेयर कट बहुत ज़्यादा है आपका, इसके फिर दैट्स वाई इट हैज़ रेज्ड कंसर्न। इसके हेयर कट का क्या मतलब होता है कि आपका जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपका 100 करोड़ की कंपनी थी, उसकी वैल्यू 100 करोड़ की थी, तो 80 करोड़ तो ये पहले से खींच के अलग कर लेंगे, हेयर कट कर लेंगे कि ये ऑपरेशन के लिए जाएगा या ये क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, तो करके ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें से 20 करोड़ ही आपके बच जाते हैं। तो 20 करोड़ में आप कैसे रेजोल्यूशन प्लान लेके आओगे, या कौन खरीदेगा आपका? 100 करोड़ की कंपनी थी आपकी, आप 20 करोड़ का ही आप उसके एसेट्स को सेल आउट करके फिर आप पूरा का पूरा कॉस्ट रिकवर करना चाहते हो, तो वो तो नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रमोट करो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड बैड बैंक्स फॉर क्विकर टेक ओवर्स। अब जो ये लोन में आपका हेयर कट था आपका, कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, ठीक है, तो उसको नहीं, हेयर कट समझ गए ना आप लोग, ठीक है। हेयर कट दोबारा से बताया, तो हेयर कट वो वाली चीज़ है, आपका 100 करोड़ का एसेट है आपके पास, आप 80% तो उसका साइड कर लोगे और बोलोगे 20% से ही सब कुछ कर, अपना लोन पे कर, ये कर, वो कर, सब कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम हो जाती थी। इसलिए नाउ दे आर सेइंग कि वी नीड टू प्रमोट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या बैड बैंक्स को लेके आओ, जो वो पूरा का पूरे जो लोन है आपका, या जो पूरा का पूरा एसेट है उसको ले ले अपने पास, ठीक है। और अपने उसको रिस्ट्रक्चर ऐसे करे, रिवैम्प ऐसे करे कि उससे फिर आपका पोटेंशियल जो है आपका रियलाइज करा सके पूरी कंपनी की, ठीक है। नेक्स्ट इशू जो है इसका लिमिटेड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है। तो वो जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज थी जिनसे इन्फॉर्मेशन लेते थे कि कैसे इसका सेक्टर काम कर रहा है या और कैसे कर सकता है, उसका लिमिटेड यूज है, ठीक है। तो इनकरेज करो रियल टाइम डेटा शेयरिंग बिटवीन आईयूज, बैंक्स एंड रेगुलेटर्स। तो अगर इनसे अब जैसे क्रेडिट स्कोर वाली जो चीज़ है, ठीक है, उसकी नॉलेज आपको इसके पास होगी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ये बताएगा कि इस एसेट की कितनी वैल्यू है, फॉरेन में कितनी डिमांड है, कंपेरेटिव एनालिसिस करके ये सब ये बताएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपका एक रियल टाइम में डेटा शेयरिंग करवाओ बिटवीन इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, बैंक और रेगुलेटर्स के बीच में। बाकी और ये इशू इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आज इतने देख लिए हमने, ये बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप अगर नहीं देखने होंगे तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल मार्केट में क्या है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रोइंग फ्रॉम 4.9 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20 टू 13.2 करोड़ एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। आपने ROIRO में भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अब वो लोग आपका मंथ वाइज या आपका ईयर वाइज चीज़ें पूछ लेते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर 2024 तक का हमारा जो इन्वेस्टर्स थे हमारे देश के अंदर वो 4.9 करोड़ से इंक्रीज हो गए हैं 13.2 करोड़। ठीक है, अभी इन्वेस्टर्स में अगर इन्होंने इससे स्पेसिफाई नहीं किया कि वेदर दे आर फॉरेन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये आप बस इन्वेस्टर्स दे रखा है तो आप भी ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 20 से हमारे आपके इंक्रीज हुए हैं 13.2 आपके करोड़ हो गए इन्वेस्टर्स आपके डेट में इंडिया में। अब जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है क्रॉस 18 करोड़ इन 2024। देखो देखिए अब कितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स आ गए हैं। ठीक है, जब से आपने रिटेल इन्वेस्टिंग जो आपसे स्टार्ट करी है तो वो कहीं ना कहीं आपका डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। दीज आर द डीमैट अकाउंट क्या होते हैं? बेसिकली इट इज़ द अकाउंट फ्रॉम विच यू कैन एक्सेस शेयर मार्केट। तो वो डीमैट अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। तो वो कहीं ना कहीं आपके 18 करोड़ के आसपास हो गए हैं आज के डेट में। फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो ये भी मोर देन 10 करोड़ SIP। देखिए ठीक है, एक तो IPO में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, प्लस जो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर बढ़ा है हमारा वो आपका SIP बढ़ा है। ठीक है, तो SIP का भी याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड्स है मोर देन 10 करोड़ SIP। 10 करोड़ से ऊपर ऊपर हमारे SIPs हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड जहाँ पे आपका लगाता है पैसा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राइमरी मार्केट की अगर मैं बात करूँ, प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है पहले तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका IPO रिलीज हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंडरी मार्केट वो होती है कि जहाँ पे IPO आने के बाद आप लोग सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स को। एक टाइम पीरियड होता है उसको, उसके बाद आप लोग शेयर कर मतलब सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ जो है वो सेकेंडरी मार्केट में आती है। सो ये आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें बॉन्ड्स, इक्विटी, ये सब चीज़ें आती हैं। इंडिया शेयर इन ग्लोबल IPO लिस्टिंग सर्ज टू 30%। ये हमने देख ही लिया है पहले भी। ठीक है, इंडिया ने रिकॉर्ड हाईएस्ट IPO रिलीज करें इन द फाइनेंशियल ईयर 24। तो कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल IPO लिस्टिंग की बात करूँ तो इंडिया का शेयर उसमें 30% के अराउंड है। फिर जो हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, इमर्ज एज द प्रिफर्ड इक्विटी फंड रेजिंग मैकेनिज्म फॉर द कॉर्पोरेट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 विद एन 11.4% शेयर इन टोटल कैपिटल रेज। तो कहीं ना कहीं जो हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हमारे, जो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं हमारे जो क्वालिफाइड है, ऐसे भी रजिस्टर्ड है आपके, उन्होंने इन कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फंड आपका रेज करा। ठीक है, तो ये अपने जैसे फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ईयर Hyundai का अपना IPO आया। ठीक है, तो जो Hyundai का IPO आया है तो उसके लिए जो उसने इक्विटी निकाला उसके लिए फंड रेज करने का काम ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से निभाया। ठीक है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने 11.4% शेयर था इन लोगों का ही इन टोटल कैपिटल रेज। तो अगर कैपिटल आपके अपने और जगहों से भी रेज करें, फॉर एग्जांपल आपने कॉर्पोरेट लोन, आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकाले हैं, ठीक है, या और भी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ करें, तो उसमें 11.4% जो है आपका वो IPO के थ्रू आया है और वो कहीं ना कहीं आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स करके मतलब लेके आए हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी मार्केट देख लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे आपके जो IPO जैसे आपका रिलीज हुआ प्राइमरी मार्केट में, उसके कुछ लिमिटेड पीरियड के बाद वो सेल होने के लिए आ जाता है इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज ही है आपका जो बेसिकली आपका सेकेंडरी मार्केट को कंप्राइज करता है। सो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये हमारी चीज़ है भी, ठीक है, कि सिंस दे हैव अलाउड रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ग्रो हुआ है, बट इट इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिकल चेंज। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये वाली चीज़ है, जैसे आपका जो आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, अगर वो कुछ भी चीज़ बोल देते हैं आपका तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की शेयर मार्केट पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने लास्ट टाइम दिस थिंग ही हैड कोटेड दिस थिंग कि नाउ दे आर इम्पोजिंग 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, पहले दिन मार्केट आपके 25 जो निफ्टी है आपका 25,000 पॉइंट से ऊपर थी, और जैसे ही वो स्टेटमेंट वो आया उनका, उसका सीधा आपकी मार्केट गिर जाती है और 24,600 के आसपास पहुंच जाती है निफ्टी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनका। ठीक है, तो इस चीज़ का आपका इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये चीज़ आपके हाईलाइट करी है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है इट इज़ अफेक्टेड बाय US प्रेसिडेंशियल। अच्छा, पहली बात तो
ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ का, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, डोमेस्टिक कंडीशन, तो बहुत ये इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे ये दिख रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी जीतने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, बट जैसे ही वो आया, उनका स्टेटमेंट आया, फिर मार्केट नीचे गिर गया। जैसे आपका इजराइल वाला जो वॉर स्टार्ट हुई, तो आपका मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, ठीक है। फिर डोमेस्टिक कंडीशंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग आपके जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको। अब कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करो, निफ्टी 50 की बात करें, देखो उन्होंने भी ये चीज़ लिया है। फॉर द पास्ट 10 years सिंस मार्च 2014 स्टैंड एट 8.8%, ठीक है। अब निफ्टी 50 का जो रिटर्न है आपका दिखा रहे हैं, एनुअलाइज रिटर्न जो है वो कहीं ना कहीं आपके 8.8% का है, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ लो फ्रॉम अदर डेवलप्ड नेशन, जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेस्डैक जो है आपका यूएस का 15.3% का रेट दे रहा है आपका, यूएस का डाउ जोन्स जो है आपका वो 9.2% का दे रहा है, बट स्टिल इट इज़ कंपेरेटिव, ठीक है। कहीं ना कहीं इंडिया का निफ्टी ने भी बहुत अच्छा आपका रोल प्ले किया है इंडियन मार्केट को इंक्रीज करने में, और इंडिया का टारगेट भी है कि देखिए आपका जो सेंसेक्स है, गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू ब्रिंग दिस सेंसेक्स अबव 1 लाख पॉइंट्स, और निफ्टी को 28,000 के आसपास तक पहुंचाना ये एम है हमारा, ठीक है। तो उसमें ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है निफ्टी 50, ठीक है। 8.8% का रिटर्न दे रहा है, तो इट इज़ गुड। फिर रिस्क फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट 2025 में देख लेते हैं क्या क्या रहा स्टॉक मार्केट। देखिए आपका ये आरपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, कि इंडियन मार्केट को अफेक्ट क्या किया, तो ये कहीं ना कहीं आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। यूपीएससी का जो मेंस अभी आ रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर ये है कि यूएस मार्केट एट अ रिकॉर्ड हाई, ठीक है। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे आपके, और कहीं ना कहीं बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे, तो उनका तो मार्केट राइज होना ही था। सो स्पिल ओवर इफेक्ट इफ समथिंग चेंजेस देयर, ठीक है। तो होता ही है, आपने देखा भी होगा ये चीज़ कि देखिए आप क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो डॉलर वाली जो इकोनॉमी है वो उसका ग्लोबल प्रेजेंस है आपका, तो अगर वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ना, तो आपका जितनी भी आपका जो कैपिटल हो फ्लाइट कर जाता है आपका टुवर्ड्स यूएस, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव मोर प्रॉफिट। तो यूएस का अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, जैसे अभी तो वहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रेट इंक्रीज करे। अब वो रेट इंक्रीज करें तो वो ज़्यादा रेट देंगे भी, सो पीपल जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा कैपिटल इमर्जिंग इकोनॉमीज से निकाल के यूएस में लगा देते हैं। इसलिए ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं लोग कि स्पिल ओवर इफेक्ट था इफ समथिंग चेंजेस देयर। जैसे एसएनपी जो आपका 500 था हैज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद निफ्टी 50, ठीक है। एसएनपी 500 जो आपका जो आपकी ग्लोबल जो रैंकिंग वाली बॉडी है, सॉरी रेटिंग एजेंसी है आपका, वो जैसे ही आपका कुछ चीज़ फेर बदल करती है आपका निफ्टी 50 वैसे ही आपका फंक्शन करता है, ठीक है। अगर ये इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो रेट है उसको इंक्रीज कर देती है, इंडिया की जो रेटिंग जो देती है, खैर अभी तो ये आई थिंक -BBB चल रहा है, जैसे अगर इसको इम्प्रूव दिखाती है तो निफ्टी 50 इंक्रीज हो जाता है, अगर इसको और डिग्रेड करती है तो हमारा निफ्टी 50 और नीचे चला जाता है, तो उसका कोरिलेशन रहता ही रहता है, और ये सारी की सारी बॉडी आपकी यूएस के मार्केट के हिसाब से चलती है। फिर इंडिया का ये भी प्रॉब्लम रहा है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक कंपनीज, कहीं ना कहीं अभी भी ओवर डिपेंडेंस है हमारी टेक कंपनीज के ऊपर, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू है लाइक हिडनबर्ग रिपोर्ट, तो कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा इम्पैक्ट रहा आपका इंडिया की स्टॉक मार्केट पे। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी रिलेटेड टू अडानी जी, तो वो कहीं ना कहीं अडानी की कंपनियों पे हिडनबर्ग ने वो चीज़ डिस्क्लोज करी थी कि अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं, तो उसके बाद उनके स्टॉक्स काफ़ी गिर गए थे, ठीक है। वो जो आपके जो वेल्दी पीपल की जो लिस्ट निकलती है उसमें भी वो आपके 20 के से बाहर निकल गए थे, तो वो सारी चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट रहता है। फोर्थली अनसर्टेनिटीज है रिलेटेड टू ट्रम्प पॉलिसीज, ये कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट रहा है। ट्रम्प के आने के बाद तो खासकर ये रहा है, बिकॉज वो कहीं उनका तो नेचर ही है कि कभी भी कुछ भी कह देते हैं वो, ठीक है। अभी लास्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस दिस थिंग कि उन्होंने वो चीज़ बोली है कि वी आर मेकिंग अ डील विद पाकिस्तान एंड गॉड नोज समडे इंडिया विल गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो खैर मुझे लगता है कि एट अ सच अ ग्रेट लेवल अगर जिस पे हैं वो एज अ यूएस प्रेसिडेंट, उस चीज़ को उनको समझना चाहिए, ये चीज़ मेच्योरिटी लेवल दिखाना चाहिए कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है, विच विल गोइंग टू इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस। खैर चलिए, हमारे लिए तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अनसर्टेनिटी है रिलेटेड टू ट्रम्प पॉलिसी है। फिर उसमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है रिटेल पार्टिसिपेशन इज एट अ रिकॉर्ड है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है।
तो हमारे लिए ऑल्दो बहुत ज़्यादा जो कैपिटल था, जो बहुत ज़्यादा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था, वो आपका फ्लाई आउट होकर आपके यूएस चला गया या और डेवलप्ड कंट्रीज में चला गया था, या अभी जैसे जापान ने इंक्रीज करा अपने रेट्स तो जापान फ्लाइट आउट हो गया था। उसके बावजूद भी वी हैव मेंटेन द रेजिलियंस ऑफ आर स्टॉक मार्केट, ठीक है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज फिर भी रेजिलियंस दिखाया, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडिट गोज टू रिटेल इन्वेस्टर्स। हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट आपका या उनका जो ट्रस्ट बना रहा आपका स्टॉक मार्केट के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके कवर हो पाए, ठीक है। सो मेनी यंग इन्वेस्टर्स आर एंटर्ड द मार्केट पोस्ट पैंडेमिक एंड हेंस आर वल्नरेबल टू मार्केट करेक्शंस, ठीक है। तो भले ही इन्होंने पार्टिसिपेशन बहुत इंक्रीज करा, इन्वेस्ट भी आपका काफ़ी मोटे तौर पे करा, बट क्योंकि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आपके, इनके पास छोटा कैपिटल है, ठीक है, एंड दे डोंट गो इनटू मच एनालिसिस ऑफ द मार्केट, कि मार्केट कैसे फंक्शन करता है उस पर ज़्यादा ये एनालिसिस नहीं करते, ठीक है, इसके पीछे का आप ये चीज़ों को पे वर्क नहीं करते, एंड दैट इज़ वाई दे आर हाईली वल्नरेबल टू मार्केट करेक्शन। तो जैसे ही आपका अभी देखा आफ्टर दिवाली जो मार्केट करेक्शन हुआ उसका, उसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स का। अब ये वाली चीज़ भी है कि मैंने न्यू इन्वेस्टर्स आर ड्रिवन बाय सोशल मीडिया ट्रेंड। देखिए मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, इंस्टाग्राम पे कोई रील देख ली आपकी किसी ने या किसी बड़े इन्वेस्टर ने कुछ बोल दिया तो उस पर ही ये आपका अपना सिनेरियो बेस करके आपका इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस विल गोइंग टू बी अ हार्मफुल थिंग, ठीक है, डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल्स मिलेंगे आपका, जहाँ पे वो बताते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ठीक है, इस शेयर पे इन्वेस्ट करिए, इस ऑप्शन पे इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व करने से बेटर है आप अपने आप को स्टडी अच्छे से करें इस चीज़ की कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, वो साइकिल को समझे, जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनको समझे एंड फिर आपका इन्वेस्ट करें। फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर है हमारी, मिडिल ईस्ट की टेंशन है, ठीक है, तो वो आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं। देन एग्रेसिव सेलिंग बाय एफआईआई, तो ये हमारा है, ठीक है, जब मैंने आपको बताई कि एग्रेसिव सेलिंग थी हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, ठीक है, बिकॉज ये सारा का सारा कैपिटल आपका यूएस चला गया है, बिकॉज यूएस की इकोनॉमी जैसी स्ट्रांग हुई कि उन्होंने अपने रेट्स इंक्रीज करे, तो ये सारा का सारा फ्लाई आउट होकर आपके डेवलप्ड नेशन चले गए। सो ग्लोबल इन्वेस्टर्स में रीएलोकेटेड देयर फंड्स टू सेफर यूएस बॉन्ड इफ यूएस फेड मेंटेन हायर इंटरेस्ट रेट लॉन्गर पुटिंग प्रेशर ऑन इंडियन इक्विटीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ है ही, क्योंकि उनके वहाँ पे इन्फ्लेशन है यार, तो इन्फ्लेशन में वो क्या करेंगे ना, तो कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ठीक है। आपका ये है ना कि इन्फ्लेशन का क्राइटेरिया सिंपल है आपका कि मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है, अब यू नीड टू सोक इन दैट मनी सप्लाई, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो पैसा वो लोग देंगे, तो इंडिया से भी जितना आपका जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का पैसा था वो सारा भी फ्लाई आउट होकर आपके यूएस चला गया, जिसकी वजह से इंडियन इक्विटी पे बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर रहा। बट फिर भी अब ये फेज से हम लोग बाहर आ गए हैं, ठीक है, निफ्टी अगेन टच दिस 25,000 मार्क और सेंसेक्स भी 80,000 के पार है अभी भी, तो वो फिर भी ठीक है, अब ये सिचुएशन ठीक हो गई है। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट रीजन है हमारा ग्लोबल अनसर्टेनिटी का या स्टॉक एक्सचेंज पे जो इम्पैक्ट है उसका, साइबर सिक्योरिटी और टेक फेलियर। तो कहीं ना कहीं विद इंक्रीज डिजिटल ट्रेडिंग अ साइबर अटैक ऑन एक्सचेंजेस और डिपॉजिटर्स ऑन डिपॉजिटरीज कोल डिस्टर्ब मार्केट। तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हमने लास्ट स्लाइड में भी हमने ये चीज़ देखी है कि जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी है इसका भी इस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है आपका साइबर सिक्योरिटी या टेक फेलियर का। सो विद इंक्रीज डिजिटल ट्रेडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि साइबर अटैक पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जा रहा है। इफ़ यू डोंट हैव अ मच स्ट्रॉन्गर फायर वॉल, या अगर आपने ये OTP जैसी चीज़ें या और भी जो आपके सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें वो अपने किसी को बता दी है या ऐसा कोई लिंक क्लिक कर दिया आपने, तो उस पर कहीं ना कहीं आप यू आर वेरी वेरी वल्नरेबल टू दिस साइबर सिक्योरिटी अटैक। फिर सर्ज इन IPO वाली चीज़ जो हमने वो देखी ली है, विदाउट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कैन लीड टू करेक्शंस एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स ट्रस्ट, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। IPO जो बहुत सारे निकल रहे हैं और आप उस पर बिना नॉलेज के या बिना एनालिसिस करे अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, सो यू हैव टू फेस दिस मार्केट करेक्शन फेस करना पड़ेगा एंड देयर विल बी अ लॉस फॉर यू, ठीक है। गिफ्ट सिटी की बात करें, आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये,
फिर से हो गया। अभी एक बार का तो मैंने पढ़ाई दिया पूरा, फिर ही दोबारा हो गया, मेरे को लगा ठीक हो जाएगा, 2-3 बार हो गया है। खत्म कर दूंगा फिर आज की क्लास, खत्म कर दूं? मतलब कराऊं कि गिफ्ट सिटी? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गिफ्ट सिटी, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड स्मार्ट सिटी लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, तो गांधीनगर में आपका ये लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी है। ठीक है, ये एक ऐसा आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया ने क्रिएट करा है। ठीक है, वेयर यू कैन अवेल फाइनेंशियल फैसिलिटीज, या जो भी आपको क्रेडिट फैसिलिटी अगर आपको चाहिए, यू कैन अवेल फ्रॉम दिस थिंग। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। जो फॉरेन कंपनीज भी अगर आती है, उनको अगर पैसा चाहिए, दे कैन आस्क फ्रॉम दिस गिफ्ट सिटी। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये कहीं ना कहीं आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपका। ठीक है, मल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब देखिए इसमें है क्या, अनरिस्ट्रिक्टेड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। तो पहला जो फीचर है इसके अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है। ठीक है, तो पहले ये था कि इसमें लिमिट थी, अब ऐसी लिमिट वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इफ़ यू हैव 100 रुपीज़, अब ये वाला चीज़ नहीं कि सिर्फ आप 80 रुपीज़ आप कन्वर्ट करा सकते हो, आप पूरा का पूरा 100 रुपीज़ को कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, सो इन गिफ्ट SCZ ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इन फॉरेन करेंसी, इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर इकोनॉमिक पर्पस। तो क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता भी यही चीज़ है। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे एज सच इंडिया के लॉज आपके एप्लीकेबल नहीं होते, कि फॉरेन ट्रेड टेरिटरी की तरह ही आपका ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इन फॉरेन करेंसी, और इसको एक फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा फॉर इकोनॉमिक पर्पस। फिर नॉर्म्स रिलेटेड टू लेबर और रेगुलेशंस ऑफ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिलैक्स्ड हियर। ठीक है, तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑल दोज नॉर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर इसके लिए नॉर्म्स है, या लेबर के लिए आपके जो नॉर्म्स हैं, जैसे आपके लेबर कोड्स हैं, ऑल डैट आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके रिलैक्स्ड हैं, बिकॉज ये आपका कहने का अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो जितना आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या जितना आपके कंप्लायंस लेवल को कम रखा जाएगा, उतना लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके यहाँ इन्वेस्ट करने में। ठीक है, अभी है क्या, इट इज़ अ ग्लोबल फाइनेंशियल एंड IT सर्विस हब है। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी इंक्लूड्स अ स्कूल। अब देखिए SCZ जो आपका बुद्धि की एक गिफ्ट सिटी है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ सिटी। ठीक है, पूरी की पूरी सिटी ही है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ वही लोग नहीं है जो आपके काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके आपके फैमिली भी रह सकती है, एंड उन लोगों के लिए आपके दे हैव दिस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल दे हैव स्कूल्स, ठीक है, दे हैव मेडिकल फैसिलिटीज, प्रपोज्ड हॉस्पिटल है आपका, गिफ्ट सिटी बिजनेस क्लब है विद इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि सिंपल एक आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए एक आपका जोन बनाया है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ सिटी वेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, यू जस्ट हैव टू गो देयर, इन्वेस्ट योर मनी, यू कैन लिव देयर। ठीक है, यू कैन हैव योर फैमिली देयर। तो उन सब के लिए आपके फैसिलिटीज आपके अवेलेबल है। फिर 67%, अब देखिए जो पूरी सिटी है उसका आपका ब्रेकअप देख लीजिए, 67% ऑफ दिस इज कमर्शियल। तो वहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन होंगे आपके, 67% आपका कहीं ना कहीं कमर्शियल स्पेस है। देन 22% जो स्पेस है आपका फॉर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। ठीक है, इसी के अंदर आपको 22% का आपका रेजिडेंशियल वाली चीज़ मिलेगी। 11% आपके सोशल फैसिलिटीज़ है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, आपके एक्सकर्शन के लिए चीज़ें हैं आपके। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू प्ले इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, रैंक की बात करूँ कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर्स इंडेक्स में अगर रैंक की बात करूँ गिफ्ट सिटी की, 52nd रैंक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि गिफ्ट सिटी की ओवरऑल ग्लोब में रैंकिंग कितनी है, तो वो 52nd है। ठीक है, मीन्स में भी यू कैन डायरेक्टली कोट दिस डेटा कि जो गिफ्ट सिटी है हमारा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, and it is having a rank of 52nd as per global financial centers index। ये गिफ्ट सिटी है हमारी। अब आगे देख लेते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूँ तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारा, ठीक है, वो 11.2 लाख करोड़ का है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 11.2 लाख करोड़ का हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करूँ
सो इट इज़ अराउंड 3.7%। ठीक है, तो इतना अभी हमने आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 3.7% का पेनिट्रेशन है। दिस इज़ वेरी वेरी लो। ठीक है, वी नीड टू इंक्रीज दिस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक सोशल सिक्योर पॉपुलेशन। तो उसको इंक्रीज करने की बात है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ाने की बात है। ग्लोबल अभी एवरेज अगर देखूँ तो 7% है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके ग्लोबल एवरेज से भी अगर कंपैरिजन करूँ तो दिस इज़ वेरी वेरी लो। ग्लोबल एवरेज आपका 7% है, इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% है। फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन अ ईयर टू द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन भी आपकी है। ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया गया है एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ जीडीपी, वो आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। मतलब इंश्योरेंस, ये तो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब कितने लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है। जो कि देखिए, आप लोग इंश्योरेंस कराने के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं ना, एंड दैट प्रीमियम विल गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ जीडीपी। तो वही आपका जो टोटल निकल के आता है वो ये चीज़ निकल के आती है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कितना पे किया है और जीडीपी कितनी है कंट्री की, उसके हिसाब से देखा जाता है इनटू 100। अब इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करूं, सो दिस इज अराउंड $95। ठीक है, इंश्योरेंस डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन। अब टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है और कितनी पॉपुलेशन है हमारी, उसके जो रेशियो निकालेंगे वो हमारा इंश्योरेंस डेंसिटी आता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपका ये चीज़ बताता है कि कितने लोग हमारे देश में इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं। ठीक है, ये मतलब ये भी आपका देखिए, देखा जाए तो हेड काउंट रेशियो तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि टोटल मान ली सपोज जैसे मैं हूँ, मेरे पास आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, आपका मेरे पास अपना और भी किसी चीज़ का इंश्योरेंस है, तो मैं तो ज़्यादा इंश्योरेंस पे करता हूँ, तो हेड काउंट रेशियो तो है नहीं। तो बट इसमें फिर भी आपका कहने का डेंसिटी ऐसे निकाली जाती है कि जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोग पे कर रहे हो उसका सबका टोटल करके, ठीक है, डिवाइड करते हो आप टोटल पॉपुलेशन से, और फिर वो पता चलता है कि कितनी डेंसिटी है। इंडिया की बात करूँ तो इट इज़ अराउंड आपके $95 है कहीं ना कहीं अभी भी। ठीक है, तो दिस इज इंश्योरेंस डेंसिटी। अब एक्सपेंडिंग इंश्योरेंस सेक्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कीम्स है बहुत ज़्यादा हमारे पास, जैसे पीएम फसल बीमा योजना है हमारी, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, पीएम आपके जो हमने स्टार्टिंग देखी थी जीवन ज्योति जो योजना है हमारी, पीएम जन आरोग्य योजना है जहाँ पे 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है आपको। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्कीम्स, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देर इज इंक्रीज इन इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया। फिर एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास से करता है इंश्योरेंस, कराता ही कराता है काफ़ी चीज़ों का। मोबाइल का इंश्योरेंस कराते हो आप, लैपटॉप का इंश्योरेंस करा लेते हो, तो इसलिए वो मिडिल क्लास का जैसे जैसे आपका राइजिंग मिडिल क्लास है, उनका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, उनकी इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो वो लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कहीं ना कहीं आपका आ रहा है, बेटर रेगुलेटरी मेजर्स है, बात है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, तो ये याद रखिएगा, IRDAI is the sole authority which is responsible to regulate insurance sector in India। तो ये पूरा पूरा कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। पेंशन सेक्टर की बात करूँ तो नेशनल पेंशन सिस्टम है आपका NPS, जो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 4.5% ऑफ द GDP। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें जो लोग प्रीमियम पे करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं अपने एंड से, वो 4.5% बन जाता है GDP का। ठीक है, तो जो टोटल GDP है उसमें कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन देखिए बहुत ज़्यादा है, 4.5% है। फिर अटल पेंशन योजना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, ये मैं आपको गवर्नमेंट जो स्कीम वाले जो वीडियो, उसमें आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया, उसमें बहुत अच्छे से कवर किया है ये सारा। न्यू पेंशन जो आपकी स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, या जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, कंपैरेटिव वे में आपका सारी चीज़ें आपको बनाई, आपके वहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, जस्ट लुक इनटू इट, वो आपके अवेलेबल है वीडियोस। NPS वत्सल्य, ये नहीं, ये भी आपको मैंने स्कीम वहाँ पे करा दी है। ठीक है, इंडियन माइनर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट स्कीम में आपको मिल जाएगी, 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ये स्कीम है। ये सब चीज़ें वहाँ पे हो गई हैं। फिर ये टर्म्स हैं आपके जो हमने देखे हैं, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर।
ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सटर्नल सेक्टर ने आज तक हमारा कैसा काम किया है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी आ जाएंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है हमारी जो छूट गई है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं। हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ देख लो, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज। तो एक एग्जांपल है हमारे पास कौन कौन सी बॉडीज है आपकी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज। फर्स्ट वी हैव आरबीआई, ठीक है, जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी को कहीं ना कहीं मैनेज करती है। फिर सेबी आपका, ठीक है, जो फाइनेंशियल सेक्टर को दिखता है। ठीक है, सॉरी, जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है हमारे पास। पीएफआरडीए हमारा जो पेंशन फंड रेगुलेटर है हमारे पास। आईआरडीएआई जो कहीं ना कहीं आपका इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। देन वी हैव आईबीबीआई जो आपका जो बैंकिंग वाला जो सेक्टर है उसके लिए ये हमारे पास ही है। ठीक है, अब रेगुलेशन की बात करूँ तो पार्लियामेंट्री कमिटीज, सो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन राज्यसभा एंड स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, तो ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमेटी है जो रेगुलेट कर रही है इन सब चीज़ों को। ठीक है, कंसर्न मिनिस्ट्री की बात करूँ तो रिव्यूज ऑफ आईआरबीज जो हमारे जो आपके इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, इनका जो परफॉर्मेंस है उसको करने के लिए जो हमारे पास है वो ये वाली जो आपके कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन लोगों का रिव्यू करती है। स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के वो लोग वो इनका रेगुलेशन देखती है। फिर सीएजी के ऑडिट्स होते हैं इनके। फिर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है इन सब ऑर्गेनाइजेशन का, ये ध्यान रखिएगा। पैरामीटर्स भी आप देख लीजिएगा, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने कहीं नहीं देखा है। एक उत्कर्ष 2022 करके एक चीज़ आई है। ठीक है, ये आपका रोड मैप है आपका उत्कर्ष 2022। दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई। ठीक है, पहले बात तो याद रखिएगा, आरबीआई ने लॉन्च करा है। इट्स अ 3-year रोड मैप टू इम्प्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो जो भी हमने ऊपर हमने रेगुलेटरी बॉडीज देखी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें पता है, जैसे एनबीएफसीज हो गए, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए, जो और भी आपके जो है, ठीक है, उनके लिए ये 3 year का रोड मैप लेके आया है उत्कर्ष 2022 के अंदर। ठीक है, अब ये 3 year से देखो 2022 में जो आपका रिलीज हुआ है, 2023 से लेकर 2025 तक चलेगा ये। इसका विजन सिंपल ही है आपका, टू प्रमोट एक्सीलेंस, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं आपका एक्सीलेंस लेके आना चाहता है, ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहता है, ठीक है, रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहता है, इनोवेशन का आपका लेके आना चाहता है, एंड डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है इन ऑल दीज रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, सो दैट रेगुलेशन विल बी ईजी। ठीक है, वैसे भी हमारा जो हमने एम वाला जब हमने लास्ट वीडियो में चीज़ देखी थी ना कि रेगुलेशन के लिए ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वी नीड टू हैव अ लाइट टच रेगुलेशन। तो लाइट टच जो रेगुलेशन का एम है उसके लिए उत्कर्ष कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। दिस इज चैप्टर 3। अब ग्लोबल ट्रेड की मैं बात करूं डायनामिक्स की, तो ग्लोबल ट्रेड विल रीच अप्रॉक्सीमेटली $33 ट्रिलियन। इंपॉर्टेंट डेटा है ये यूपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, कि ग्लोबल ट्रेड कहीं ना कहीं आपका अप्रॉक्सीमेटली $33 ट्रिलियन रीच कर जाएगा एज पर अंकटाड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग है ये 33 ट्रिलियन का। द नंबर ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स हैज इंक्रीज। अब ये वाली चीज़ भी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन का एक ये कह सकते हैं हार्म करते हुए वाली चीज़ है कि नाउ कंट्रीज आर फेवरिंग मोर रीजनल ट्रीटीज एज इन कंपैरिजन टू ग्लोबल ट्रीटीज। ठीक है, कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो आपका ग्लोबल बॉडीज से कम होके नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स हैविंग मोर रीजनल ट्रीटीज। फॉर एग्जांपल आपका साफ्टा है आपका, ठीक है, नाफ्टा वाली जो चीज़ है आपकी नॉर्थ अटलांटिक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साउथ आपका जो साउथ एशिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी हमने रिसेंटली RCEP देखा हमारा, आपका जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पॉलिसी है हमारी, जो आशियन कंट्रीज और +6 था, जिसमें से अभी इंडिया बाहर आ गया, +5 ही रह गए। तो रीजनल कॉपरेशन पे ज़्यादा आपका एम्फोसिस है आपका कंट्रीज़ का रादर देन ग्लोबल जो ट्रीटीज़ हैं उनसे। ठीक है, ब्रिक्स का आपने देखा ही है, बढ़ती हुई चीज़ है, बढ़ती हुई इकोनॉमिक्स का एक ग्रुप है आपका। ठीक है, देन वी हैव SCO वाली जो चीज़ है आपका, तो और भी जो आपकी जो रीजनल कॉपरेशन है, ठीक है, तो इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एज इन कंपैरिजन टू आपके जो ग्लोबलाइजेशन वाली जो चीज़ें उनके। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस आपके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफंक्ट नेचर है आपका UN बॉडीज़ का, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। जो आपका WTO की जो इनएफिशिएंसीज हैं आपकी,
वो कहीं ना कहीं आपका मेजर रोल प्ले कर रही है रीजनल जो आपके ट्रीटीज हैं उनमें। अभी हिस्ट्री ऑफ टैरिफ वगैरह का एक चैप्टर अच्छे से समझाया गया है। फिर ये हार्मोनाइज सिस्टम आपका 6 डिजिट कोड है आपका, अल्फा न्यूमेरिक है आपका, तो अब ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था बिकॉज दिस टैक्स हैज़ बीन पुट इन फोर्स बाय यूएस का EU, ठीक है। सो CBAM इज द EU's टूल टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स दैट आर एंटरिंग द EU, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपके EU के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उन पे आपका स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं एज रिलेटेड टू कार्बन एमिशंस, तो वो एट पार लाने के लिए और कंट्रीज से जो गुड आपका आएगा, अगर कार्बन इंटेंसिव गुड है आपका, तो उस पर आपका ये टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू अलाइन विद द पेरिस क्लाइमेट डील। तो पेरिस क्लाइमेट डील के अकॉर्डेंस में आपका ये आपका टैक्स लगाने की बात करी गई है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट आपका मैकेनिज्म है आपका, तो उन गुड्स पे लगेगा विच ऑल आर कार्बन इंटेंसिव, ठीक है। तो ये नॉन EU कंट्रीज पे लग रहा है पहली बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं आपके, इन जो नॉन EU कंट्रीज है वहाँ पे उतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है, ठीक है। तो ये उन पे टैक्स लगाएंगे कि ये एट पार आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इफ दे हैव डिसाइडेड टू प्रोड्यूस देयर आइटम्स इन अकॉर्डेंस विद द न्यू इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ आपके लगानी पड़ेंगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके फॉर एग्जांपल इट इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके वहाँ पे वो DSI के इंजेक्शंस लगे हैं, ठीक है, जो डीसल्फराइजेशन जो है, जो आपका या जो DSI का जो सॉर्बेंट वाली जो चीज़ है, या आपने और भी चीज़ें लगा रखी है, ऐसे एमिटर्स आपने लगा रखे हैं जो आपके जो हार्मफुल गैसेज है उसको अब्जॉर्ब कर सके, तो उस पर जो कैपिटल कॉस्ट आता है आपका, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट पे हाईलाइट होता है, ठीक है। तो वो आपका प्रोडक्ट को आपके इन्फ्लेट कर देता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, तो उस पर एट पार लेके आने के लिए जो आपके और इम्पोर्ट गुड्स हैं आपको, उनके ऊपर ये CBAM या कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। तो ये काफ़ी चर्चाओं में था, ठीक है। इंडिया इज अपोजिंग दिस थिंग इन WTO ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एक अनफेयर माना जा रहा है इसको, बिकॉज दीज कंट्रीज आर ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज एंड दे हैव यूज्ड ऑल द दिस they are the sole responsible for generating all the climate change effects that we are seeing in today's time। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को दूर करने के लिए अगर आप अभी लगा रहे हो तो it will going to be a disadvantage for other non-EU countries, specifically if we talk about developing nations, क्योंकि वो तो आपके धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं ना, वो तो अब आपका यूज़ कर, अब उनके मतलब टेक्नोलॉजी अब आई है कि हाउ दे कैन डेवलप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, तो उनके लिए अब आप लोग तो कर चुके हो, और अब आप कह रहे हो कि आपके पास अगर कोई गुड एंटर करेगा तो उस पर आप ये टैक्स लगाओगे, तो ये अनफेयर मैकेनिज्म है आपका। अब देखिए क्या होता है इसमें। CBAM इज इफेक्टिवली अ कार्बन प्राइस इक्वलाइजेशन मेजर है आपका कहीं ना कहीं। द की सेक्टर्स कवर्ड अंडर द EU CBAM है आपका आयरन एंड स्टील वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ग्रीन जो स्टील है आपका उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वाला स्टील नहीं जो कि कार्बन इंटेंसिव हो, ठीक है। ऑल दो स्टील या ऑल दोज आयरन एंड स्टील विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, उस पर कहीं ना कहीं ये लगाने की बात कर रहे हैं। फिर एल्यूमिनियम पे लगाने की बात करें, जो बॉक्साइट से आपका बनता है तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं कार्बन का यूज़ है, तो वो अगर करोगे आप लोग तो उस पर फिर आपका टैक्स लगेगा। फिर सीमेंट इंडस्ट्री पे आपके लगाने की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स पे लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर emphasizing on developing their nation as a environment friendly nation, as a nation which is complying to all the norms that have been decided in Paris climate deal। जो आपका UNFCCC की जो पेरिस में जो मीटिंग हुई थी 2015 में, उस पर जो नॉर्म्स आए हैं, जो अभी आपके कॉप जो चल रहे हैं हमारे, तो उन पर जो चीज़ें हो रही हैं उनसे कंप्लाई करने के लिए दे हैव ब्रॉट दिस टैक्स। अब इंडिया का देखें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिलेटिव CBAM एक्सपोजर इंडेक्स, इंडिया हैज़ अ स्कोर ऑफ 0.03 रिफ्लेक्टिंग अ हाई एक्सपोजर टू CBAM। तो कहीं ना कहीं इंडिया इस पर आपका क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा, इसके अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा, बिकॉज वी आर हाईली प्रोन टू दिस CBAM टैक्स। हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है
बिकॉज हमारा जो इसका स्कोर है वो आपका 0.03% है। Countries like India face the twin challenge of achieving higher levels of economic development and dealing with the climate change mitigation and adaptation. तो इंडिया के लिए तो इट्स अ ट्विन चैलेंज ना, ठीक है, बिकॉज वी हैव आवर ओन डेवलपिंग नीड्स। पहली बात तो हमारे को उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं है। वी आर टारगेटिंग टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन एट द रेट 2047, वो हमारा बजट का भी वही चीज़ थीम थी हमारा, ठीक है। तो एक तो हमें अपने पीपल को या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर आस्किंग अस टू employ mitigation measures. We need to have a balancing approach that will be okay, ठीक है, वो चीज़ ठीक है कि हमारे पास बैलेंसिंग अप्रोच हो, वो चीज़ ठीक है। बट अगर आप ये कहो कि नहीं, यू कैनॉट मेक योर सेल्फ डेवलप्ड नेशन, या इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, गो फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट आपके टेक्नोलॉजी लेके आओ, ठीक है, या आप लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करके लेके आओ, तो इट विल नॉट बी अ पॉसिबल थिंग फॉर इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, and it's been a twin challenge for India, जहाँ पे we need to assure development to our citizens, and as well as we need to have this adaptation thing, we need to employ आपके mitigation measures, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं डबल बर्डन के तौर पे है इंडिया के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है, वो भी आपका यू से रिलेटेड है, टू रेगुलेट द कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम डिफॉरेस्टेड लैंड। तो अब ये वाली चीज़ें बोल रहे हैं कि जो हमने प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं जो आपको डिफॉरेस्ट करके बना रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं ये रेगुलेशन लगाने की बात कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स द ऑपरेटर्स एंड ट्रेडर्स टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट प्लेस्ड इन द ईयू मार्केट आर डिफॉरेस्टेशन फ्री। कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट टू ईयू मार्केट्स, यू नीड टू अश्योर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर प्रोडक्ट शुड क्वालिफाई फॉर दिस थिंग कि योर प्रोडक्ट शुड बी डिफॉरेस्टेड फ्री। कहीं ना कहीं आपका डिफॉरेस्टेशन फ्री होना चाहिए प्रोडक्ट आपका। दैट इज मस्ट नॉट बी डिराइव फ्रॉम अ लैंड दैट इज डिफॉरेस्टेड आफ्टर December 31, 2020। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके वो डेट कोट कर सकते हैं कि कब से, मतलब कौन सी डेट के बाद से आपके प्रोडक्ट को डिफॉरेस्टेशन फ्री होना चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सेस ईयू मार्केट्स। तो December 31 है, डिफॉरेस्टेड लैंड से होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग जो है इसके अंदर, शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय रेलिवेंट लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्री वेयर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। तो कहीं ना कहीं वो जो आपका वो आपका जो भी आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है, वो आपका इस तरीके से प्रोड्यूस होना चाहिए कि वो रेलिवेंट लेजिस्लेशन को कंप्लाई करना चाहिए उस कंट्री के, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ लेजिस्लेशन ऑन बिकमिंग जीरो या नेट जीरो एमिशन ऑफ 2070 वाली जो चीज़ है, उस पर अगर हमारा कंप्लाई करोगे, तभी हमारा उस लेजिस्लेशन कंप्लाई करोगे, तभी हम आपके प्रोडक्ट को क्वालिफाई मानेंगे फॉर आवर मार्केट्स, ठीक है। थर्ड थिंग जो है आपके इसके अंदर वो है कि इट इज कवरिंग द सबमिशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सप्लाई चेन इंटीग्रेटेड थ्रू एलैबोरेट ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम बिफोर प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द ईयू। ये आपका सिंपल सा पॉइंट है कि आपको एक सबमिट करना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस स्टेटमेंट आपका, जिसमें आप ये बताओगे कि सप्लाई चेन हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है हमने, ठीक है, जिसको आप ट्रेस करा जा सकता है, और एक ट्रैक सिस्टम है आपका, वो कहीं ना कहीं हम उससे कंप्लाई कर रहे हैं, उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तो दो ही इंपॉर्टेंट आपके क्राइटेरिया है। फर्स्ट, योर प्रोडक्ट शुड क्वालिफाई फॉर दिस डिफॉरेस्टेशन फ्री थिंग, एंड देन योर प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट लेजिस्लेशन ऑफ योर कंट्री। अब कंट्री लेवल बेंचमार्किंग सिस्टम है, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये रेगुलेशन ये इंपॉर्टेंट है वाले कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को ये आपके कवर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कवरिंग सोय, जो सोय प्रोटीन वाली जो चीज़ है, बीफ, पाम ऑयल, वुड, कोकोआ, कॉफ़ी, रबर एंड द डिराइव्ड प्रोडक्ट्स सच एज लेदर, चॉकलेट, टायर्स, फर्नीचर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऑल दीज आइटम्स are covered in this new legislation by EU Parliament, जो आपका है आपका EU का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, ठीक है। तो सोय है आपका, बीफ प्रोडक्ट है, पाम ऑयल है, वुड है, कोकोआ है, कॉफ़ी है, रबर है आपका, और इनके डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेदर, चॉकलेट, टायर्स एंड फर्नीचर, ठीक है।
अब आपकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, नोट आप देख लीजिए, ठीक है। सो द CBAM एंड EUDR आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द USD 9.5 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द EU। सो कहीं ना कहीं ये दोनों टैक्सेस अगर लगा दिए जाए, जैसे आपका जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है आपका, और ये जो EU का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन वाली जो चीज़ है, अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपके एप्लीकेबल हो जाए तो इट विल गोइंग टू अफेक्ट 9.5 बिलियन US डॉलर्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, ठीक है, जो कहीं ना कहीं 9% ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट्स को आपके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, जो एक प्रॉब्लम है फॉर नेशन लाइक इंडिया विच इज स्टिल डेवलपिंग इट्स इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की। अगर मैं बात करूं, अभी ट्रेंड है हमारा, ठीक है, तो मर्चेंडाइज इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ये हमने उस समय भी देखा था जब आपको ट्रेड ऑफ बैलेंस बता रहा था, तो जहाँ पे मर्चेंडाइज आपका सर्विस सेक्टर आपका पॉजिटिव में था, ठीक है, उसके अलावा मर्चेंडाइज सेक्टर आपका नेगेटिव में था। इट मीन्स दैट वी आर इम्पोर्टिंग मोर मर्चेंडाइज एज कम्पेयर टू आर एक्सपोर्ट्स। वो चीज़ यहाँ पे भी हाईलाइट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं हमारा मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट है एंड इट इज़ अराउंड -241 बिलियन US डॉलर। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज UPSC मेंस। आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो कि 241 बिलियन US डॉलर, 241 बिलियन US डॉलर्स का डेफिसिट है इंडिया के अंदर, ठीक है। मतलब कि हमने 437 एक्सपोर्ट करा है, 678 US डॉलर्स का हमने, सॉरी बिलियन डॉलर्स का हमने कहीं ना कहीं आपका इंपोर्ट किया है मर्चेंडाइज। बाकी ये चार्ट है आपका, देख सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, सो इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल ग्लोबली। तो क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है हमारा, ठीक है, तो इंडिया 6th लार्जेस्ट नंबर पे, मतलब 6th नंबर पे है आपके, ठीक है, बीइंग अ 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल ग्लोबली। द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 2.3% ऑफ द GDP, 13% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड 12% टू एक्सपोर्ट। देखिए ये पर्टिकुलर सेक्टर से अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए आपका, UPSC मेंस में आ जाए या आपका UPSC प्रीलिम्स में आ जाए, तो आप ये डेटा कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा कि इंडिया बीइंग अ 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल ग्लोबली हैज़ अ significant contribution from this sector to our GDP, that is around 2.3%, ठीक है। 13% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है एंड 12% के अराउंड आपका एक्सपोर्ट में प्रोडक्शन है, ठीक है। तो तीनों डेटा में से जो भी डेटा आपको 2 याद रहे, 3 याद रहे, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो एम्प्लॉइंग अराउंड 45 मिलियन पीपल, ये वाली चीज़ भी है, ठीक है। डायरेक्टली आपको 45 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट देता है। 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी स्प्रेड अक्रॉस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपका जो मोस्टली जो प्रोडक्शन है आपका, या जो मोस्टली आपके टेक्सटाइल सेक्टर की कैपेसिटी है, इट कैन बी सीन इन MSME सेक्टर, ठीक है। 80% आपका कैटर करता है इस सेक्टर को। फिर डेस्टिनेशन की बात करूँ, सो इंडियन जो आपके टेक्सटाइल जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं या जो आपके अपैरल प्रोडक्ट्स हैं, इट इज़ कैटरिंग टू EU, फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड वी हैव USA, थर्ड UK, देन फोर्थ UAE, ठीक है। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 2 याद कर लीजिए। EU को सबसे ज़्यादा हम लोग टेक्सटाइल आपके प्रोडक्ट देते हैं, फिर सेकंड नंबर पे USA को करते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट। गोल की बात करूँ तो इट्स आर गोल टू अचीव 150 बिलियन US डॉलर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बाय 2030। 2030 तक का हमारा एम है कि वी नीड टू अचीव USD 150 बिलियन इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। अब इसी सेक्टर में चैलेंजेस की बात करूं, सो स्टिफ कंपटीशन है फ्रॉम चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम। कहीं ना कहीं ये लोग भी हमारे साथ ही, हमारे जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स आपके बना रहे हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश से डायरेक्ट आपका जो गोल्डन रेवोल्यूशन वाली जो चीज़ है, जूट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपका आता है, ठीक है। फिर चाइना भी आपका सेम सिल्क का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसका टेक्सटाइल सेक्टर उसका भी स्ट्रॉन्ग है। फिर वियतनाम भी आपका अच्छा से प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इनका कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ये सेकंड आपका इसका चैलेंज है। देन वी हैव प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन दैट स्लोज डाउन लॉजिस्टिक। तो कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल सेक्टर जो आपका हैम्पर होता है वो आपके इस चीज़ से होता है कि वी नीड टू हैव दिस प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट,
ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको कंप्लाई करना पड़ता है उनके स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स टू फॉरेन नेशन। तो उसके लिए आपको आपका सर्टिफिकेशन लगता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो आपका लॉजिस्टिक जो आपका सेक्टर है, जो आपका लॉजिस्टिक है वो कहीं ना कहीं आपका पूरा स्लो डाउन हो जाता है। फिर हाई टैरिफ रेट्स हैं आपके, ठीक है। फॉर एग्जांपल 11.3% ऑन इंडियन सिल्क के जो शॉल्स हैं आपके यूएस में, इस पर आपका टैरिफ लगता है, वेयर एज 0 टैरिफ ऑन सिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोरिया टू द यूएसए बिकॉज ऑफ द कोरिया यूएसए एफटीए। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू फेस दिस चैलेंज ऑफ अनबायस्ड आपके जो टैरिफ सेक्टर वाली जो चीज़ है उसमें हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका यूएसए का और कोरिया का आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, ड्यू टू विच कोरियन जो आपके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं इट विल फेस 0% टैरिफ, एंड इन कंपैरिजन टू दोज प्रोडक्ट्स इंडिया इज फेसिंग अराउंड 11.6% ऑफ टैरिफ्स। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम है, चैलेंज है हमारे पास। अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो राइजिंग डिमांड फॉर मैन मेड फाइबर जो है हमारा, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल एमएमएफ प्रोडक्शन इज currently 9.2%, and the potential to catch up with this thing is production level of global leaders like Vietnam, China and Taiwan is high। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो मैन मेड फाइबर्स है हमारे, फॉर एग्जांपल सिल्क की बात करूँ मैं आपकी, जब और भी आपके जो है आपके जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शॉल्स हैं हमारे, ये जो कारपेट जो आपके चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को उसके बहुत ज़्यादा डिमांड है। इट इज़ अराउंड 9.2%, और कहीं ना कहीं वी कैन मीट दिस डिमांड, ठीक है, एंड वी कैन कम्पीट विद कंट्रीज लाइक कोरिया, चाइना, ठीक है, क्योंकि मैन मेड हमारे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। चिकन करी जो एम्ब्रॉयडरी है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारी, जो आपके लखनऊ की बड़ी फेमस है, ठीक है। ये जो और भी हमारे जो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरीज हैं उनको भी हम लोग ये आपके ग्लोबल लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम और कुछ चीज़ें देखेंगे इसमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। वैसे ऐसा देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे या बजट आपका बहुत बड़ा है आपका, ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।